हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज फिर हम एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ गए हैं जिसके अंदर हम आज प्रेडिक्शन करने वाले हैं अपने फ़ोन की प्राइस की। यानी कि जो हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसका अगर सेकंड हैंड प्राइस लगानी हो तो उसकी प्राइस कितनी लगेगी। यानी कि हम सेकंड हैंड फ़ोन की प्राइस को ट्रेड करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर अपने फ़ोन की डिटेल्स को एंटर कर रहा हूँ और इन डिटेल्स के बेसिस पे ये हमें प्रेडिक्शन करके बता रहा है कि हमारे फ़ोन की प्राइस क्या लगने वाली है। आज का ये प्रोजेक्ट काफ़ी शानदार और ख़ास होने वाला है। इसके अंदर हमने रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन, साइक्लोटॉन, पांडास और कुछ बेसिक फंक्शन का ही यूज़ करके हमने ये प्रोजेक्ट को अच्छे से बनाया है। और इसके अंदर हमने स्ट्रीमलाइट को इंक्लूड किया है जिसकी हेल्प से मैंने वेब पेज को बनाया है। और इसके अंदर जो हम डेटा सेट यूज़ करने वाले हैं वो डेटा सेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये डेटा सेट मैंने खुद से बनाया है, ये आपको इंटरनेट या फिर कैगल की वेबसाइट पर नहीं मिलने वाला है। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाके मेरे ड्राइव पे जाना, वहां पे डाउनलोड कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं आ गया अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इस फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ मशीन लर्निंग यानी कि एनएल प्रोजेक्ट। तो अब यहाँ पर मैंने जो है मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है और अब मैं इस फोल्डर को फटाफट अपने वीएस कोड के अंदर खोल लेता हूँ। तो उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ वीएस कोड के अंदर और यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं जो मेरा फ़ोल्डर है वो खुल गया है। मैं बाकी चीज़ों को कट कर देता हूँ, तो ये कट कर देता हूँ और ये वेलकम पेज कट कर देता हूँ। ये मेरा मशीन लर्निंग फ़ोल्डर है और इसके अंदर मुझे क्रिएट करनी होगी जुपिटर की फाइल। तो यहाँ पर मैं का नाम रख देता हूँ यूज्ड फ़ोन प्रेडिक्शन फ़ोन और डॉट IPY एंड। अब इस जुपिटर फाइल के क्रिएट करने के साथ साथ मैं एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जो कि रहेगी हमारी app.py पाइथन की फाइल रहेगी जिसके अंदर हम स्ट्रीमलाइट का कोड लिखेंगे ताकि हमारा जो मॉडल है वो वेब पेज पर भी अच्छा लगे और एक बढ़िया सा यूआई बना पाए। तो हम अपनी यूज्ड फ़ोन यानी कि जुपिटर की फाइल पर आ जाते हैं .IPY और यहाँ पर मैं जो कोड सेल ऐड कर लेता हूँ। तो इस कोड सेल पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक सेल ऐड हो जाएगी। अब इस सेल के अंदर जो है हम पाइथन की जो लाइब्रेरी थी जिसका नाम पांडास, मैं उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ यानी कि इम्पोर्ट कर लेता हूँ। और इंस्टॉल तो मेरे में ऑलरेडी से है, इंपोर्ट पांडास एस PD। तो अगर आप में ये पांडास की लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है तो आप लोग यहाँ पर टर्मिनल पे जाना, हम लोग टर्मिनल पे जाना और यहाँ पर आप लोग लिखना पिप इंस्टॉल पांडास। तो आप में जो है पांडास की लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद ही यहाँ पर आप लोग इंपोर्ट करना, अदरवाइज यहाँ पे इधर आ जाएगा। तो मेरी में तो इंस्टॉल है तो मैं इसको कट कर देता हूँ या फिर आप गूगल कर लेना, वहाँ पर आपको बता देगा कि जो है पांडास की लाइब्रेरी हम कैसे इंस्टॉल करें पाइथन के अंदर। तो ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है और उसमें मैं Shift+Enter दबा के इसको रन कर देता हूँ। और मैं आप लोग को बता देता हूँ जो भी मैं कोड यहाँ पर कर रहा हूँ, यानी कि जो मैं कोड यहाँ पर VS कोड के अंदर कर रहा हूँ, ये कोड आप लोग जो है कोड ब्लॉक या फिर जुपिटर की जो नोटबुक है उस पर भी कर सकते हैं। मैं VS कोड पे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी सारे कोड करने रहते हैं जैसे कि C लैंग्वेज के या फिर पाइथन के, इसलिए मैं जुपिटर को ही प्रेफर कर रहा हूँ। अगर आपको सिर्फ मशीन लर्निंग की कोड करने हैं तो आप लोग जुपिटर नोटबुक या फिर गूगल कोलैब का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर आसानी से आप लोग कोड कर सकते हैं। और जो भी मैं कोड यहाँ पर लिखूंगा वो सारे कोड आपके जुपिटर नोटबुक या फिर गूगल कोलैब पर ही चलेंगे। जो भी कोड लिखूंगा वो सारे सेम होंगे, बस यहाँ पर मैं VS कोड क्रिएटर यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं VS कोड प्रेफर करता हूँ, ये ऑफलाइन भी चल जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो है पांडास की लाइब्रेरी जो है इम्पोर्ट कर ली है। अब उसके बाद मैं एक DFRAM का वेरिएबल बनाता हूँ और इसके अंदर PD.read CSV। ये रीड CSV क्या है, पांडास का जो है मेथड है। PD यानी कि पांडास और .read CSV ये जो हेल्प करता है हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल पड़ी होती हैं उनको रीड करता है और उनको रीड करने में हमारी ये हेल्प करता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं इसको भी नीचे मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पर चलता हूँ अपने डेटा बैंक के अंदर। तो डेटा बैंक यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना के रखा हुआ है जिसके अंदर हमारे सारे डेटा सेट पड़े हुए हैं और इसके अंदर मुझे सर्च करना है यूज्ड फ़ोन। तो यहाँ पर एक यूज्ड फ़ोन नाम का डेटा सेट है। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये डेटा सेट मैंने खुद ही क्रिएट किया है, या तो गूगल पर नहीं मिलेगा। तो इस डेटा सेट की जो पाथ है यानी कि जो लोकेशन है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसको कट कर देता हूँ VS कोड चलते हैं वापस और यहाँ पर उस पाथ को पेस्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारा पाथ था उस पाथ पे जाएगा और जो भी वहाँ पे फाइल पड़ी थी उसको रीड करेगा और रीड करने के बाद इस DF नाम के वेरिएबल में डाल देगा। तो यही होता है हमारे रीड CSV का काम। Shift+Enter दबाऊंगा और ये हमारा जो है फाइल रन हो जाएगी, यानी कि ये कोड है जो रन हो जाएगा। आपको देख सकते हैं पट्टी क्या आ रहा है, इसका मतलब कोड जो है रन हो गया। अगर मैं DF प्रिंट करूँ तब वो देख पाएंगे जो भी मेरे डेटा से अंदर डेटा था वो सारा डेटा यहाँ पर प्रिंट होकर आ रहा है।
और ये जो भी डेटा आया है ये रोज और कॉलम के फॉर्म में आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रांड, मॉडल, रैम, स्टोरेज, कंडीशन, बैटरी हेल्थ, ईयर्स, ओरिजिनल प्राइस और रीसेल प्राइस। ये हमारा डेटा सेट है। इसके अंदर हमारे बहुत सारी जो है फ़ोन्स की वैल्यूज़ मैंने डाल रखी हैं और उन वैल्यूज़ के बेसिस पे बताएगा कि हमारा जो प्राइस तो यानी कि जो हमारा सेकंड हैंड फ़ोन का प्राइस होने वाला है वो क्या होने वाला है, यानी कि रीसेल प्राइस को प्रेडिक्ट करेगा। अब थोड़ा-सा हम इस डेटा सेट के बारे में समझ लेते हैं, फिर आगे का कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो इस डेटा सेट के अंदर टोटल कितने रोज़ हैं, अभी मैं आपको एक बार डीएफ डॉट सेव कर देता हूँ, ताकि पता चल जाए कि इस डेटा सेट के अंदर कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। डीएफ डॉट सेव, तो डॉट सेव पे ये पांडास का जो है मेथड होता है, इससे हमें पता चल जाता है कि पांडास का जो डेटा सेट का सेव है वो कितना है। तो आप लोग देख सकते हैं इस डेटा सेट के अंदर 5000 रोज़ हैं और 9 कॉलम्स हैं, यानी कि जो रोज़ हैं वो 5000 है, जो कॉलम्स हैं वो 9 है। तो यहाँ पर आप वापस अपने डेटा सेट पर आते हैं और थोड़ा-सा इसके बारे में समझते हैं। इसमें पहला कॉलम जो है ब्रांड है। ब्रांड यानी कि जो हमारे फ़ोन के ब्रांड होते हैं, जैसे सैमसंग, ओप्पो, वन प्लस, रेडमी, रियलमी, तो जितने भी सारे ब्रांड्स होते हैं उन ब्रांड्स को हमने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा मॉडल है, यानी सैमसंग के अंदर कितने मॉडल्स आते हैं वो सारे मॉडल्स की जो है लिस्ट हमने यहाँ पर बनाई है। इसके बाद रैम, तो जैसे कि एक मॉडल है गैलेक्सी A55 5G, इसके अंदर रैम है 8 GB और स्टोरेज है इसकी 256 GB। और फिर इसके बाद कंडीशन दी हुई, कंडीशन यानी कि लाइक न्यू या फिर प्लेयर, और इसके अलावा हमारे पास एक गुड। तो अगर लाइक न्यू कंडीशन लगी तो इसका मतलब जो हमारा फ़ोन है वो काफ़ी अच्छा है, वो न्यूली है। और फेयर है, थोड़ा मतलब एवरेज है, और जो गुड है वो भी एवरेज है, ठीक-ठाक है। और इसी और एक पुअर होगा, और पुअर मतलब पूरी कंडीशन बिल्कुल ख़राब है, ठीक है। और उसके बाद बैटरी हेल्थ दी गई है, बैटरी हेल्थ परसेंटेज में दी हुई है कि हमारी जो बैटरी की हेल्थ है वो कितने परसेंट सही है, कितने परसेंट बेकार है। तो यहाँ पर परसेंटेज में बैटरी हेल्थ दी हुई है। एज ऑफ ईयर्स यानी कि हमारा जो फ़ोन है, जो हम बेचने वाले हैं, जो हम इस फ़ोन को सेल करने वाले हैं, अपना यूज्ड फ़ोन जो सेल करने वाले हैं, उसका ईयर माने कि वो कितना साल पुराना है। तो आपने कितने साल तक उस फ़ोन को चलाया है, तो यहाँ पर जो है वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक ओरिजिनल प्राइस, आपने उस फ़ोन को कितने में खरीदा था, उसकी ओरिजिनल प्राइस है, और यहाँ पर रीसेल प्राइस। तो ये जो रीसेल प्राइस है, ये रीसेल प्राइस मैंने अपने आप से नहीं डाली है। रीसेल प्राइस को भी निकालने का एक फ़ॉर्मूला होता है, जो कि मैंने जब डेटा सेट क्रिएट किया था, तो उस फ़ॉर्मूले को वहाँ पर मैंने यूज़ किया था। तो वहाँ उस तरीके से मैंने रीसेल प्राइस जो है निकाली थी। कुछ कंडीशन के बेसिस पे हमारी रीसेल प्राइस जो है निकलती है। हमने इसको ऐसे ही नहीं डाल रखा है, ठीक है। तो ये हमारी डेटा सेट के बारे में समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए आगे के स्टेप जो है परफॉर्म करते हैं। तो वो सबसे पहले मैं क्लियर डॉट इन्फो कर लेता हूँ, जो कि हमें डेटा सेट के जो है इन्फॉर्मेशन मतलब कि समरी टाइप इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो इसके अंदर आपको देख देख पाएंगे कि बता रहा है इसके अंदर 5000 एंट्रीज हैं और टोटल 9 कॉलम्स हैं, और जो मैम वैल्यूज़ हैं यानी कि ऐसे कौन से रोज़ हैं जिनके अंदर वैल्यूज़ नल। तो ऐसी कोई भी रोज़ नहीं है जिनके अंदर नल वैल्यूज़ हैं। और यहाँ पर डेटा टाइप्स आपको दिखा रहे हैं। 6 कॉलम्स ऐसे हैं जिनका डेटा टाइप इंटीजर है, और 3 कॉलम ऐसे हैं जिनका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है, यानी कि आप ब्रांड जो कॉलम है उसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है, और मॉडल कॉलम का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा कंडीशन कॉलम का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। तो अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो मशीन लर्निंग मॉडल हमारा होता है वो ऑब्जेक्ट डेटा पर काम नहीं करता है, वो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ यानी कि न्यूमेरिकल डेटा को ही समझता है। तो हमें यहाँ पर टास्क मिल रहा है कि हमें पहले ब्रांड जो मॉडल का जो डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट, उसको हमें कन्वर्ट करना होगा न्यूमेरिक में, और ऐसे मॉडल को भी न्यूमेरिक कन्वर्ट करना होगा। 3 कॉलम ऐसे हैं जिनके हमारे डेटा टाइप ऑब्जेक्ट हैं, तो उनको पहले हमें न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए उसको मैं आगे कर दूंगा, ताकि पहले आपको और जो इजी स्टेप है उनको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन डेटा सेट की निकाल ली है। अब इसके बाद चेक करते हैं, सेपरेटली चेक करते हैं कि कोई कॉलम के अंदर नल वैल्यूज़ हैं या नहीं। टीएफ डॉट इज एन, ये हमारे पांडास के बेसिक बेसिक फंक्शन होते हैं, मेथड होते हैं। इन्हें आप लोग सीख लेना किसी भी यूट्यूब वीडियो पे जाके। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि जो है ब्रांड के अंदर 0 नल वैल्यूज है, मॉडल के अंदर 0 नल वैल्यूज हैं। इसी तरह हमारे जितने भी कॉलम्स हैं उनके अंदर जो नल वैल्यूज हैं वो 0 हैं। तो यहाँ तक हमारे डेटा सेट के अंदर जितने भी नल वैल्यूज थी उनको हमने चेक कर लिया है। तो हमारे डेटा सेट के अंदर कोई भी नल वैल्यूज प्रेजेंट नहीं है। तो हमारा डेटा सेट काफ़ी क्लीन। अब इसके बाद मैं जो दूसरा स्टेप परफॉर्म करता हूँ, डीएफ डॉट डुप्लीकेट, मैं चेक करता हूँ कि हमारे डेटा सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ कितनी है। तो इसके लिए मैं मेथड यूज़ करूँगा डुप्लीकेटेड, और इसको मैं पैरेंथेसिस लगा दूंगा और सिर्फ प्लस एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉल्स फॉल्स लिख कर आ रहा है।
इसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई करने के लिए डॉट सम लगा देते हैं। इससे हमें जो है ऐड करके दिखा देगा तो हमारे डेटा सेट के अंदर टोटल कितनी जो है ऐसे रोज हैं जो डुप्लीकेटेड हैं। तो हमारे डेटा सेट के अंदर 99 रोज हैं जो डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट वैल्यू को भी हमें हैंडल करना होगा, क्योंकि मशीन लर्निंग मॉडल हमारा डुप्लीकेट वैल्यू पे अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा और जो रिजल्ट देगा वो उसकी एक्यूरेसी थोड़ा लो हो जाएगी, इसलिए हमें डुप्लीकेटेड वैल्यू को भी हटाना होगा। तो हमारे डेटा सेट के अंदर अभी आप लोगों ने डीएफ डॉट जब सेव किया था तो यहाँ पर टोटल 5000 रोज और 9 कॉलम्स थे, और इस जिसके अंदर हमारे 99 कॉलम्स जो हैं डुप्लीकेट हैं। तो हमें डुप्लीकेट कॉलम्स को ड्रॉप करना होगा। तो डुप्लीकेट्स कॉलम को ड्रॉप करने के लिए हमारे जो पांडास के अंदर एक मेथड होता है, तो मैं df डॉट ड्रॉप और यहाँ पर डुप्लीकेट्स को सिलेक्ट कर लूँगा। तो इससे क्या होगा कि जो है जितने भी हमारे डुप्लीकेट रोज हैं उनको ही ड्रॉप कर देगा, और ड्रॉप करने के बाद उसको वापस से हमारे डेटा फ्रेम में असाइन कर देगा। इसलिए हमें यहाँ पे df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स लिखा हुआ है। ठीक है, इससे मैं जनरल करूँगा तो हमारे डेटा सेट के अंदर जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो ड्रॉप हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अभी एक प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि मैं आपको डेटा सेट पे चल के दिखाता हूँ। जैसे कि अपने डेटा सेट के अंदर हम मान लेते हैं कि जो जीरो इंडेक्स पे यहाँ पे जो इंडेक्स लिखे हुए हैं 0 1 2 ये इंडेक्स है। तो हमारी जीरो इंडेक्स पे एक रो है सैमसंग वाली, जिसके अंदर मॉडल नंबर है गैलेक्सी A555G। तो ये एक रो है, और मैं मान लेता हूँ इसके सेम जैसी डुप्लीकेट रो यहाँ पर भी है सेकेंड इंडेक्स पे, इस 2 इंडेक्स पे सेम रो यहाँ पर भी है। तो डुप्लीकेट जब हम ड्रॉप करेंगे तो वो क्या करेगा, जो एक वैल्यू होगी यानी कि 0 और 2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू को एक रो को ड्रॉप कर देगा वो। तो मान लेते हैं उसने सेकंड इंडेक्स की जो रो है उसको ड्रॉप कर दिया है। तो जब इसको ड्रॉप कर देगा तो जो इंडेक्स हमारे रहेंगे वो 0 और 1 और डायरेक्ट 3 आ जाएगा। तो हमारी 2 इंडेक्स है वो गायब हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारी आगे चल के प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इस चीज़ से बचने के लिए हम यहाँ पर एक कोड लिखेंगे df डॉट रीसेट इंडेक्स। जब रोज को ड्रॉप करें तो जिसका जो इंडेक्स हो वो भी रीसेट हो जाना चाहिए। तो रीसेट इंडेक्स लगा देंगे और इसके अंदर ड्रॉप ट्रू कर देंगे, ड्रॉप ट्रू। उससे क्या होगा, जब हमारा इंडेक्स जब जो भी हमारा इंडेक्स जाएगा यानी जहाँ पर डुप्लीकेट वाली रोज होंगी जब उसको ड्रॉप करेगा तो उसकी जगह पे जो इसके नीचे वाला इंडेक्स आ जाएगा। इसी मतलब इससे क्या होगा कि जो हमारा इंडेक्स होगा वो रीसेट हो जाएगा, यानी इंडेक्स हमारा 0 1 2 3 ऐसे ही चलेगा, ना कि 0 या फिर कोई इंडेक्स स्किप हो जाए, फिर 0 के बाद सीधा 3 आ जाए फिर सीधा 4 आ जाए। तो ऐसी जो प्रॉब्लम होगी उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम df डॉट रीसेट का यूज़ करेंगे। ये भी एक df डॉट जो रीसेट इंडेक्स होता है ये पांडास का मेथड है। तो आप लोग इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को पांडास के जो बेसिक्स नॉलेज नहीं है तो आप लोग पहले उसको जो है किसी भी चैनल पे जाकर उसको आप लोग पहले पढ़ना है। ये पांडास के जो है ये बिल्कुल बेसिक्स मेथड होते हैं। ठीक है, इनका आप लोग पहले पढ़ लेंगे तो आप लोग को ये आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने जो इसको जो इंडेक्स है उसको रीसेट कर दिया है। अब इसके बाद मैं चेक करता हूँ कि हमारे कॉलम के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज कितनी बची हुई हैं या फिर खत्म हुई हैं या फिर नहीं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू कितनी की बाहर रहा था। और यहाँ पर पूरा कोड रन हो गया था, इसलिए यहाँ पर मैं रन ऑल कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर जो डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो 99 दिखा रहा था। अब इस बार मैं चेक करता हूँ कि हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज अभी रिमूव हुई हैं या फिर नहीं। तो df डॉट डुप्लीकेटेड और यहाँ पर पैरांथेसिस से लगाऊंगा और मैं चेक करूँगा कि डुप्लीकेटेड एक मैं वर्ड सम कर लेता हूँ ताकि पूरा टोटल जो है मैं बता दें। तो आपको देखते हैं हमारे डेटा सेट के अंदर 0 डुप्लीकेट वैल्यूज बची हैं। यहाँ पर 99 डुप्लीकेट वैल्यूज थी, अब वो हटकर 0 हो गई है, यानी कि जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज थी हमारी रोज थी वो हमारी रिमूव हो गई है। और अभी आप लोग को मैंने बताया था जो हमारा डेटा का जो शेप था 5000 रोज और 9 कॉलम्स थे। अब इस बार देखेंगे तो हमारे जो डेटा सेट का जो है साइज है वो कम हो जाएगा। तो df डॉट सेव, तो आप लोग देख सकते हैं 4901 रोज जो है सिर्फ तो बची हैं, तो कॉलम्स जो 9 है, यानी हमारे 99 रोज जो है ड्रॉप हो गई हैं। तो इसलिए यहाँ पर डेटा सेट का साइज जो हमारा छोटा हो गया है। 99 रोज जो थी वो डुप्लीकेट थी इसलिए वो ड्रॉप हो गई है। तो अब तक की जो भी मैंने कोड किया है वो आई होप आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा हो। अगर कोई भी पार्ट ऐसा है जो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं उस पर एक वीडियो बना लूँगा
अगर आप लोग को नहीं पता है कि जो है वीएस कोड के अंदर हम इस चीज़ को पूरा सेटअप कैसे करते हैं, यानी कि जो कोड रन कर रहे हैं उस चीज़ को पूरा सेटअप अगर आपको नहीं पता कैसे करते हैं, तो आप लोग कमेंट करिए कि मैं उस पर आपको एक वीडियो बना दूंगा कि आप लोग वीएस कोड के अंदर जो है जुपिटर की फाइल को सेटअप कैसे करेंगे। तो चलिए आगे कोड को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ तक मैंने जो है अपने डेटा सेट का सेव को जो है मैंने जो भी मेरा डेटा सेट था उसको सेव मैंने सब सही कर लिया है। उसके अंदर जितनी भी नल वाली स्ट्रिंग को हटा दिया है और जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज थी उनको मैंने हटा दिया है। तो मैं एक बार डीएफ डॉट कर लेता हूँ ताकि मैं ऊपर ना जाना पड़े बार बार। और यहाँ पर मैं 5 रोज डीएफ डॉट हेड, ये जो हेड फंक्शन होता है ये आपकी 5 रोज को प्रिंट करता है। अगर आप यहाँ पर 5 नहीं डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपकी 5 रोज को प्रिंट कर देगा। अगर यहाँ पर कोई भी आप वैल्यू डाल देंगे तो कुकर से जितनी भी वैल्यूज आप डालेंगे, मान लेते हैं मैं यहाँ पर डाल देते हैं एड, तो टोटल गेट रोज को हमारी प्रिंट कर देगा। तो मैं डीएफ डॉट सिर्फ यहाँ पर हेड करता हूँ ताकि हमारी जो टॉप से 5 रोज प्रिंट हो जाए। तो हमारे टॉप से 5 रोज प्रिंट हो गई। तो मैं एक बार फिर से आपको डेटा सेट दिखा देता हूँ, तो इसके अंदर आपको डेटा सेट मेरा देख सकते हैं। इसके अंदर जितनी भी नल वैल्यूज थी और जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज थी उनको मैंने हैंडल कर दिया है। अब जो हमारे इस डेटा सेट के अंदर प्रॉब्लम थी, जो मैंने आपको पहले बताया था, इसके अंदर जो हमारा ब्रांड था उसका जो डेटा टाइप था वो ऑब्जेक्ट था, और जो मॉडल था उसका भी डेटा टाइप ऑब्जेक्ट था, और जो कंडीशन था उसका भी डेटा टाइप ऑब्जेक्ट था। तो हमें इन ऑब्जेक्ट को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना था। ये हमारा टास्क था, पहले मैंने आपको ऊपर बताया था वीडियो में। तो जैसे कि आप लोग देख पाएंगे कि ब्रांड के अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज पड़ी हुई है, यानी कि सैमसंग क्या है, स्ट्रिंग वैल्यूज है। ओप्पो ये भी स्ट्रिंग वैल्यूज है, और मॉडल के अंदर भी स्ट्रिंग वैल्यूज पड़ी हुई हैं, और इसके बाद भी कंडीशन के अंदर भी स्ट्रिंग वैल्यूज पड़ी हुई हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल होता है, जो हम यूज़ करेंगे, वो हमारा जो है स्ट्रिंग वैल्यूज पर काम बिल्कुल भी नहीं करता है। वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को ही समझता है, क्योंकि ये मशीन लर्निंग जो मॉडल होते हैं वो मैथमेटिक के फार्मूला का यूज़ करते हैं, और मैथमेटिक के फार्मूले के अंदर आप लोग जो है अल्फ़ाबेट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इनको कन्वर्ट करना होगा न्यूमेरिक में। तो सबसे पहले हम ब्रांड कॉलम को और मॉडल कॉलम को और कंडीशन कॉलम को, इन तीनों कॉलम को न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। बाकी जो भी कॉलम्स आप लोग देख सकते हैं वो सारे ऑलरेडी न्यूमेरिक में ही, जैसे कि रैम जीबी में जो आपको दिखा हुआ है नंबर्स में लिखे हुए 864, और स्टोरेज भी नंबर्स में है, हेल्थ भी नंबर्स में है, ईयर्स, प्राइस, सब कुछ नंबर्स में। सिर्फ ये 3 कॉलम ऐसे हैं जो कि स्ट्रिंग में है, तो हमें इन्हें कन्वर्ट करना होगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी होती है, इसका नाम है sklearn, तो इसको हम scikit learn भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेना। अगर आप लोग वो लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, टर्मिनल पे जाना, न्यू टर्मिनल पे यहाँ पर जाना, और यहाँ पर पिप इंस्टॉल लिख देना, और पिप इंस्टॉल scikit learn ऐसे आप लोग लिखेंगे तो अपने वो लाइब्रेरी जो है इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। अगर आपको इसका पूरा प्रूफ चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिर्फ गूगल पर जाना है, यहाँ पर आप लोग पैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रोम पे जाता हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम कोई भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने का जो कमांड है वो कैसे लेकर आता है। तो मैं लिखता हूँ scikit learn, यहाँ पर scikit learn की जो वेबसाइट है उस पर आ गए हैं, यानी कि जो हमारा scikit learn, और यहाँ पर कहीं पे लिखा हुआ कमांड इंस्टॉल करने का, तो मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ scikit learn इंस्टॉल। यहाँ पर जो वेबसाइट है इस पर क्लिक करना, और यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक कमांड मिल जाएगी। तो ये जो कमांड है पिप इंस्टॉल, और इस scikit learn जो भी कमांड है इसको आप लोग ऐसे कॉपी कर लेना, और जहाँ पे जो मैं आपको टर्मिनल बताया था वहाँ पर जाना और उसको इंस्टॉल कर लेना। इसके अलावा आप यहाँ पर भी आ सकते हैं, और आपको वो वेबसाइट समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ पर भी आपको कमांड मिल जाएगा scikit learn इंस्टॉल करने का। तो यही आपको यहाँ पे जाना है, इसको कॉपी कर लेना है, और मैं इसको कट कर देता हूँ अभी, और अपने वीएस कोड पे आना, और यहाँ पर जो मैंने टर्मिनल खोला था ऐसे, और यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर देना है पिप इंस्टॉल और scikit learn -u और scikit learn। इससे क्या होगा, आप में कोई भी, अगर आपको कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे scikit learn लाइब्रेरी यूज़ करने वाला हूँ, पांडास की अगर आपने इंस्टॉल नहीं है तो आप पांडास भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने सीबॉर्ड में या फिर मैटप्लॉटलिब और कुछ भी आपने इंस्टॉल नहीं है
तो ऐसे ही आप लोग गूगल पे जाना, उसका कुछ जो कमांड है वो कॉपी कर लेना और यहाँ पर टर्मिनल पे आकर उसको पेस्ट कर लेना। इससे क्या होगा, आप में जो इंस्टॉलिंग प्रोसेस होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे में अभी इंस्टॉल है तो मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। तो मेरे कंप्यूटर पे तो वो लाइब्रेरीज ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मुझे सिर्फ इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, सॉरी वहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम sklearn, और इसके बाद लिखेंगे हमें लेबर इंपोर्टर्स लिए तो sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग, और इंपोर्ट करने यहाँ से हम लेबल इंपोर्टर। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि लेबल इंकोडर क्या है, तो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। अब हम समझते हैं कि लेबल इंकोडर क्या है। तो मैं आपको डेटा सेट पे चलता हूँ और यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि लेबल इंकोडर क्या है और कैसे काम करता है। तो जैसे कि मैं ना जो मेरा है एक ये ब्रांड कॉलम है, इसके अंदर सैमसंग, ओप्पो, वन प्लस, रेडमी और रियलमी, ये हमारे ब्रांड से दिए हुए हैं जो कि हमारे स्ट्रिंग के फॉर्म में है और जो हमारा मशीन लर्निंग नहीं समझेगा। तो इसलिए मैंने लेबल इंकोडर का यूज़ किया। लेबल इंकोडर मतलब लेबल पे इसके साथ एक लेबल असाइन कर देगा। जैसे कि सैमसंग है, इसको एक नंबर असाइन कर दिया, सैमसंग को मान लो असाइन कर दिया 1, ओप्पो को असाइन कर दिया 2, वन प्लस को असाइन कर दिया 3। ऐसे ही जीरो से लेकर जितने भी जितने भी लेबल्स होंगे उनको एक एक नंबर असाइन कर देगा। तो सैमसंग जो हमारा, जैसे कि सैमसंग को असाइन कर दिया 1, तो हमारा जो सैमसंग है वो 1 में कन्वर्ट हो गया। मतलब अगर 1 लिखेंगे तो इसका मतलब सैमसंग लिख रहा है। अगर ओप्पो को असाइन कर दिया 2, तो इसका मतलब अगर हम 2 लिख रहे हैं तो ओप्पो लिख रहा है। तो जब ऐसे असाइन कर देगा तो ये भी हमारे न्यूमेरिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब ये न्यूमेरिक में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे सैमसंग, ओप्पो जब न्यूमेरिक में आ लिखे जाएंगे तो इसका जो डेटा टाइप है वो भी चेंज हो जाएगा। डेटा टाइप न्यूमेरिक से, वो सारी जो ऑब्जेक्ट्स है वो न्यूमेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही हमारा लेबल इंकोडर का काम होता है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा और समझाता हूँ, फिर आपको आगे और क्लियरिफाई हो जाएगा कि कैसे वर्क करता है। उससे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, एली ब्रांड, और इसके अंदर में अभी इस जो लेबल इंकोडर है इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब इसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, इसलिए हमने इंस्टेंस यानी कि एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर इस लेबल इंकोडर को हम स्टोर कर देते हैं। तो एली ब्रांड्स नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया है और इसके अंदर हम इस लेबल इंकोडर को जो है स्टोर करके रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एली ब्रांड के नाम से एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर मैंने लेबल इंकोडर को इंपोर्ट कर दिया। इसको हम इंस्टेंस कहते हैं। तो ये जो हमारा एली ब्रांड है ये हमारे लेबल इंकोडर का इंस्टेंस है, ठीक है। इंस्टेंस मान लो एक वेरिएबल ही होता है। और उसके बाद मैंने ये ब्रांड का बना दिया है। इसके बाद मुझे इस पे काम करना था मॉडल, एक मॉडल नाम का भी वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर भी लेबल इंकोडर को ऐसा इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, एली मॉडल। और उसके बाद लेबल इंकोडर, और उसके बाद जो हमारा तीसरा कॉलम था वो था हमारा कंडीशन। तो कंडीशन के लिए भी लेबल इंकोडर जो है हम बना देते हैं, एली कंडीशन इक्वल टू लेबल इंकोडर। तो हमें जो है तीनों के लिए, तीनों कॉलम्स के लिए हमने अलग अलग जो है लेबल इंकोडर जो है बनाने हैं। इसको मैं एक भी कर सकता था, लेकिन आप लोग अभी बिगिनर्स हैं और ये भी बिगिनर्स के लिए प्रोजेक्ट है, तो इसलिए आप लोग ऐसे ही समझे, वरना फिर आप लोग को समझ भी नहीं आएगा। बिल्कुल मैं इजी कोड लिख के आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने सभी कॉलम्स के लिए मैंने एक एक लेबल इंकोडर जो है बना लिया। इसको मैं शिफ्ट प्लस एंटर करता हूँ और ये कोड हमारा सक्सेसफुली रन हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या करना है, इस ब्रांड कॉलम को कन्वर्ट करना है। मतलब इस ब्रांड कॉलम के अंदर जो भी वैल्यूज हैं इनको नंबर में असाइन करना है। सैमसंग को 0, ओप्पो को 1, मतलब कुछ भी रैंडमली कुछ भी असाइन कर सकता है, वो हम एक आपको बता रहे हैं। तो हमें ब्रांड कॉलम को सिलेक्ट करना होगा। तो किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, डीएफ और स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और इसके अंदर फोर्स लगाते हैं और इसके अंदर जो हमारा कॉलम होता है उसको पास कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा जो कॉलम ब्रांड कॉलम है वो सिलेक्ट हो गया है। इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पर एली, और जो हमारा ब्रांड यहाँ पर मैंने इंस्टेंस क्रिएट दिया था एली ब्रांड के नाम से, उसको यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद डॉट फिट और ट्रांसफॉर्म। फिट एंड ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, डेटा को फिट करेगा, यानी कि इसके अंदर जो भी डेटा है उसको फिट करेगा और ट्रांसफॉर्म करेगा। मतलब जो भी इसके अंदर प्रोसेस होगा वो प्रोसेस होने के बाद वो जो भी वैल्यूज होंगी वो न्यूमेरिकली चेंज हो जाएंगी। यही काम होता है फिट एंड ट्रांसफॉर्म का। और उसके बाद डीएफ, और किसको फिट एंड ट्रांसफॉर्म करना है, ब्रांड को। यहाँ पर मैंने बैंक सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं इसको शिफ्ट प्लस एंटर करता हूँ। तो आपको देख पाएंगे कि मेरा जो पूरा सक्सेसफुली रन हो गया है। अगर मैं आपको दिखाऊँ कि इसके अंदर क्या चेंजेस हुए हैं, तो मैं डीएफ और ब्रांड कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और उसमें को रन करता हूँ। तो अभी आप लोग जो देख पाएंगे कि जो ब्रांड कॉलम के अंदर जो भी वैल्यूज थी वो नंबर में आ रही है। अगर मैं इसको
इस स्टेप से पहले परफॉर्म करूँ तो यहाँ पे क्या करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ क्लियर। और यहाँ पर ब्रांड, एक मिनट रनवाल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर इस स्टेप से पहले यानी कि हम ट्रांसफॉर्म करने से पहले जो हमारा ब्रांड कॉलम था उसको ट्रांसफॉर्म करने से पहले अगर देखें तो हमारे जो सैमसंग जो ब्रांड की जो वैल्यूज थी, सैमसंग, ओप्पो, वन प्लस, रेडमी, रियलमी, अब उसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद आप लोग जो वैल्यूज देखेंगे वो नंबर में आ गई है। यानी कि जीरो इंडेक्स पे हमारा क्या था, सैमसंग, तो सैमसंग को असाइन हो गया 7 नंबर, और उसके बाद ओप्पो को असाइन हो गया है हमारा 4 नंबर। ऐसे ही नंबर्स हमारे जो वैल्यूज थी यानी कि जो स्ट्रिंग वैल्यूज थी उनको कन्वर्ट कर दिया नंबर में, और एक नंबर असाइन कर दिया है जिससे उनको अब हम उनको नंबर से पहचानेंगे। अगर मान लो 7 लिख रहे हैं तो इसका मतलब सैमसंग लिख रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोग जो है समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और मैं इससे ब्रांड वालों को भी डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब तक कि मैंने सिर्फ ब्रांड को है और फिट और ट्रांसफॉर्म यानी कि सिर्फ ब्रांड कॉलम को मैंने इंपोर्ट किया है। तो हमने जो ब्रांड कॉलम था मैंने उसको इंपोर्ट कर दिया है सक्सेसफुली, जो इंकोडिंग जो टेक्निक थी उससे यूज करके मैं इसको इंपोर्ट कर दिया है। अब इसके बाद जो हमारा मॉडल बचा है और कंडीशन बचा है तो सेम ऐसे ही मॉडल और कंडीशन के लिए भी वर्क करेंगे। तो यहाँ पर आएंगे और ये हमने दिया और ये सेंटर में सिलेक्ट कर लिए मॉडल को, और यहाँ पर ही हमारा मॉडल मिल गया। इस पर का साइन लगाएंगे एली, और मैंने इसका इंस्टेंस क्रिएट किया था, इसका नाम था एडी मॉडल। एडी मॉडल को सेलेक्ट करेंगे डॉट फिट एंड ट्रांसफॉर्म, और उसके अंदर से डीएफ और सिलेक्ट करेंगे हम मॉडल को। और इसके बाद जो हमारा तीसरा कॉलम था कंडीशन में उसको भी फटाफट ऐसे ही बदल लेता हूँ, तो डीएफ कंडीशन और इस पर का साइन एली, और यहाँ पर इस बार कॉल करेंगे कंडीशन पे एडी कंडीशन, और इक्वल टू सॉरी इक्वल का साइन अबाउट फिट एंड ट्रांसफॉर्म डीएफ, और इसके अंदर से सिलेक्ट करेंगे कंडीशन कॉलम को। तो यहाँ पर मैं कंडीशन कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो क्या होगा कि जो भी हमारे कोड हैं वो परफॉर्म होंगे और डेटा सेट के अंदर जो भी हमारे कॉलम्स थे वो इंक्लूडेड हो जाएंगे। मैं इसको रन कर देता हूँ और मैं अब आपको दिखाता हूँ रिएक्ट डॉट नेट करके कि हमारे डेटा सेट के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं। तो आप लोग देख पाएंगे, अगर आप ऊपर पहले देखेंगे तो यहाँ पर ये और ब्रांड के अंदर सैमसंग और मॉडल के अंदर गैलेक्सी और कंडीशन के अंदर लाइटनिंग फेयर ऐसा कुछ लिखकर आ रहा था। तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे वो सब कुछ हट गया और न्यूमरिक में सारी वैल्यूज जो न्यूमरिक में आ गई है। तो जैसे ब्रांड के अंदर नंबर्स में वैल्यूज हैं 7, 4, 3, 6, और मॉडल के अंदर 8, 5, 4, और जो हमारे कंडीशन के अंदर भी जो वैल्यूज हैं वो कन्वर्ट हो गई, न्यूमरिक में आ गई। जब मैं इस बार VF डॉट इन्फो करूँ और मैं चेक करूँ कि हमारा डेटा जो हमारा डेटा टाइप है वो क्या है, तो आपको देख सकते हैं इंटीजर और इंट 32 और इंट 64। तो हमारे जितने भी वैल्यूज जितने कॉलम्स थे उनकी सभी वैल्यूज जो उनका जितना भी डेटा टाइप था वो सब न्यूमेरिक में कन्वर्ट हो गया। तो अब न्यूमेरिक में कन्वर्ट होने के बाद अब हमारा जो मशीन लर्निंग है इस पर अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, जो मॉडल है हमारा तो इस पर अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा और बढ़िया से प्रेडिक्शन कर पाएगा। तो यहाँ तक मैंने जो भी काम किया वो सिर्फ डेटा क्लीन के लिए वो सिर्फ डेटा क्लीनिंग या डेटा प्री प्रोसेसिंग बोल सकते हैं आप लोग, उसका जो भी पार्ट था वो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। मतलब जितने भी स्टेप थे डेटा क्लीन या प्रोसेसिंग में जो परफॉर्म होते हैं, यानी कि हमें यहाँ तक मैंने जो डेटा सेट था हमारा उसको मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है ताकि उस पर जो हम अच्छे से मशीन लर्निंग मॉडल को तैयार कर पाएँ। अब यही हमारा मेन स्टेप होता है। मॉडल बनाना तो आसान होता है लेकिन सिर्फ डेटा को क्लीन करना ही सबसे मुश्किल बात होती है। तो मैंने यहाँ पर तो जो कि मेरा डेटा सेट था वो काफ़ी छोटा था और इसके अंदर ज़्यादा कुछ परफॉर्म करना नहीं पड़ा, इसलिए मैं इनको आसानी से कर लिया। लेकिन जब आगे मैं आपको एडवांस प्रोजेक्ट लाऊंगा तो इसके अंदर हमारा लार्ज डेटा सेट होगा और इसके अंदर जो हमारे जो पूरी प्रोसेसिंग जो स्टेप होंगे वो भी काफ़ी एडवांस में चले जाएंगे। तो इसलिए पहले आप लोग बिगिनर वाले प्रोजेक्ट को समझिए फिर मैं एडवांस में जाऊँगा। तो यहाँ तक जो मैंने डेटा सेट को पूरी तरीके से बिल्कुल क्लीन कर लिया है। अब मैं चलता हूँ मॉडल बिल्डिंग की तरफ, जहाँ पर अपने मॉडल को बिल्ड करेंगे, जहाँ पर हमारा एक्चुअल प्रोसेस होगा मॉडल को प्रेडिक्शन करने के लिए। तो हम चलते हैं मॉडल बिल्डिंग की तरफ। तो मॉडल बिल्डिंग में हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अपने डेटा सेट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्स और वाई में, यानी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम अपने डेटा सेट को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्स नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ और इस पर का साइन लगाता हूँ df डॉट ड्रॉप, और ड्रॉप के अंदर में कॉलम
और हमें किस कॉलम को ड्रॉप करना है, हमें ड्रॉप करना है रीसेल प्राइस कॉलम। तो हाँ, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ रीसेल प्राइस। हाँ जी, इस कॉलम को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि इस वैल्यू मिसमैच ना हो और इधर ना आए। जैसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। तो हमने ऐसा क्यों किया मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो और उसके बाद मैं वाई नाम का ऑपरेटर को ले लेता हूँ और उसके अंदर डीएफ और उसके अंदर मैं रीसेल कॉलम को रख लेता हूँ। ठीक, अब इसमें हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने अपने डेटा सेट्स को सबसे पहले एक्स और वाई में दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक्स के अंदर कौन से कॉलम आएंगे, इसके अंदर हमारे सारे कॉलम आएंगे, सिर्फ प्राइस कॉलम नहीं आएगा क्योंकि मैं यहाँ पर क्या लिखा है डीएफ डॉट ड्रॉप। तो डीएफ में से ड्रॉप कर दो, यानी कि डीएफ कहने वाले डेटा सेट हो गया, डीएफ डेटा सेट के अंदर से ड्रॉप कर दो रीसेल कॉलम पे। तो जो हमारा रीसेल कॉलम है उसको ड्रॉप कर देगा और जितने भी कॉलम्स हैं उनको सभी को वापस एक्स में डाल दो। तो रीसेल कॉलम को छोड़कर जाएंगे जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे एक्स में चले जाएंगे। और वाई के अंदर क्या लिखा हुआ है, वाई के अंदर सिर्फ डीएफ को सिलेक्ट करो और इसके अंदर रीसेल कॉलम है सिर्फ उसी को रखो। तो इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ जो रीसेल प्राइस कॉलम था वो सिर्फ वही पड़ा हुआ है। मैं इसको अभी रन करता हूँ और मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और उसके बाद में प्रिंट करता हूँ एक्स के अंदर कौन से कॉलम आए, प्रिंट एक्स डॉट कॉलम्स। तो आप देख सकते हैं कि एक्स के अंदर ब्रांड, मॉडल, रैम, स्टोरेज, कंडीशन, बैटरी हेल्थ, एच एस, ओरिजिनल प्राइस। लेकिन यहाँ पर आपको देख पाएंगे कि रीसेल प्राइस जो मिसिंग है। तो हमें चाहिए था हमने वही किया, हमें रीसेल प्राइस इसके अंदर नहीं चाहिए था क्योंकि रीसेल प्राइस क्या है, हमारी प्रेडिक्शन के लिए काम आ गई, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसको हमने वाई में रखा है और जितने ये कॉलम्स हैं ये सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इसके बाद में अगर मैं प्रिंट वाई डॉट नेम्स, तो इसके अंदर आप लोग देख पाएंगे रीसेल प्राइस वाई के अंदर पड़ा हुआ है और बाकी के जो भी कॉलम्स हैं वो एक्स के अंदर पड़े हुए हैं। यहाँ तक हमने अपने डेटा सेट को दो पार्ट में जो है डिवाइड कर लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम उनको ट्रेनिंग और टेस्टिंग पार्ट में आगे फिर डिवाइड करेंगे। यानी कि पहले हमने डेटा सेट लिया, उसको मैंने जो हमारा डेटा सेट का रहा है उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक्स और वाई। एक्स के अंदर हमारा क्या हो गए, सिर्फ इतने कॉलम्स मैंने रखे और वाई के अंदर सिर्फ सिंगल कॉलम रखना। ठीक है, अब इसके बाद इनको फर्दर डिवाइड करेंगे। अब एक्स को हम फर्दर डिवाइड करेंगे ट्रेनिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए। जिसके बाद वाई को भी हम आगे डिवाइड करेंगे ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो उससे पहले मुझे इंपोर्ट करना होगा फ्रॉम स्केलर डॉट मॉडल सिलेक्शन और यहाँ से हमें सिलेक्शन मॉडल कौन सा करना होगा, इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो यहाँ पर हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मॉडल को जो हमने इंपोर्ट कर दिया है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या करेगा कि जो हमारा मॉडल को ट्रेनिंग और टेस्टिंग पार्ट में स्प्लिट कर देगा और उसको और इसके बाद यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, सॉरी एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। हमने चार वेरिएबल्स बना लिए, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। उसके बाद इक्वल का साइन लगाएंगे, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इस मॉडल को हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे और उसके अंदर कुछ वैल्यूज को पास कर देंगे, एक्स वाई। और ये पैरामीटर्स हमने पास कर ली, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। और उसके बाद टेस्ट साइज ना रहेगा हमारा 0, 1, 2 और जो हमारा रैंडम स्टेक रहेगा वो 42। हमने क्या किया है, हमने एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट, हमने चार वेरिएबल्स बना लिए हैं और उन वेरिएबल्स के अंदर हमने एक्स और वाई जो हमारा डेटा था उसको मैंने पास कर दिया है। एक्स जो कि मैंने आपको बताया था पहले डिवाइड होगा एक्स और वाई में, फिर आगे फर्दर डिवाइड होगा टेस्टिंग और ट्रेनिंग और टेस्टिंग वेरिएबल्स में अंदर आगे डिवाइड होकर स्टोर हो जाएगा। तो मैं इसको रन कर देता हूँ। इससे हमारे आगे डेटा सेट पहले एक्स और वाई में डिवाइड हुआ, हमने यहाँ पर एक्स और वाई में पहले डिवाइड किया। इसके बाद डेटा सेट को फर्दर मैंने एक्स और वाई को फिर आगे डिवाइड किया टेस्टिंग और ट्रेनिंग में। तो 0.2 टेस्ट साइज 0.2, यानी कि जो हमारा डेटा सेट है वो 20% टेस्टिंग के लिए गया है और बचा हुआ डेटा यानी कि 18% डेटा ट्रेनिंग के लिए गया हुआ है। यहाँ पर ट्रेन के अंदर ट्रेनिंग का डेटा चला जाएगा और टेस्ट के अंदर टेस्टिंग वाला डेटा चला जाएगा। इसलिए वाई ट्रेन के अंदर वाई ट्रेनिंग का डेटा जाएगा और वाई टेस्ट के अंदर वाई टेस्टिंग का डेटा जाएगा। ठीक है, अब डेटा सेट को हमने ट्रेनिंग और टेस्टिंग पार्ट में स्प्लिट करने के बाद अब हम एक मॉडल इंपोर्ट करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अब तक के जितने भी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं उनके अंदर हमने या तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल का यूज़ किया है या फिर मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल का यूज़ किया है। लेकिन मैं आज यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन में क्या होता था
कि जो हमारा कहीं 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 पर जो हमारा अच्छे से परफॉर्म नहीं करता था, और वो हमारा बेस मॉडल थे। तो जो हमारा रैंडम फॉरेस्ट मॉडल है, ये इसकी एडवांस मॉडल, ये बिल्कुल अच्छे से डेटा सेट के ऊपर काम करते हैं और परफॉर्म करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में जो मैंने वीडियो बना के आपको चैनल पर डाल रखे हैं, उनमें मैंने आप लोग को पहले इससे इंट्रोड्यूस इसलिए नहीं कराया क्योंकि ये एक एडवांस में चले जाते हैं, और जो हमारे बिगिनर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन वो बेसिक के लिए हैं। तो आप लोग बिगिनर बिगिनर थे, इसलिए मैंने आपके लिए लॉजिस्टिक और लिनियर रिग्रेशन पर ही वीडियोस बनाए थे। अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा रैंडम फॉरेस्ट। तो मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं धीरे-धीरे अपने प्रोजेक्ट में एडवांस पे बढ़ते जा रहा हूँ। मैं भी एक-एक लेवल इसको बढ़ाते जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आज रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर का यूज़ करने वाला हूँ। ये एक एडवांस मॉडल है जो कि अच्छे से बिल्कुल काम करता है, और मैं इसका यूज़ करूँगा। आप लोग चाहें तो लिनियर रिग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो जो हमारा रिज़ल्ट देगा वो इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा जितना आपकी रिज़ल्ट की एक्यूरेसी इसकी आएगी। तो यहाँ पर हम रैंडम फॉरेस्ट जो रिग्रेसर का यूज़ करेंगे, और इसी तरह मैं धीरे-धीरे मैं लेवल बढ़ाता रहूँगा और बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लाएँगे। अभी मैं छोटे प्रोजेक्ट ला रहा हूँ, आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए, इन प्रोजेक्ट को आप लोग बनाते रहिए। जब आप इनको बनाएँगे तो आपने जो है आपकी स्किल्स जो है डेवलप होती रहेंगी। तो आप लोग प्लीज़ जो भी मैं पोस्ट डाल रहा हूँ उनको बनाएँ और इनको सीखें। तो चलिए मैं इंपोर्ट करता हूँ सबसे पहले फ्रॉम एसक्यूएल डॉट इनसिंगल। ये हमारा जो रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर है, अगर आपको नहीं पता ये क्या चीज़ है, ऐसे काम करता है, तो आप लोग कमेंट करिए, आप लोग मैं इस पर वीडियो बना दूँगा। अगर फिर भी आप बिल्कुल नहीं पता है, अगर जानना है, तो आप लोग यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएँगे। यहाँ पर आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि जो है रैंडम फॉरेस्ट क्या है और कैसे काम करता है। अगर आपको वहाँ पर समझ में नहीं आता है, तो हमें यूट्यूब कमेंट करिए, मैं आपके लिए बिल्कुल ईज़ी वीडियो बना दूँगा। इंपोर्ट मैं करता हूँ रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर को। तो यहाँ पर रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर भी है और रिग्रेसर भी है। यहाँ पर हम रैंडम फॉर रिग्रेसर की यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे डेटा सेट के अंदर अंदर जो हमारा टारगेट वेरिएबल है, वो वो कंटीन्यूअस वैल्यूज के अंदर है। यानी कि जो हमारा टारगेट वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यूज है वो कंटीन्यूअस फॉर्म में है। अगर हमारे डेटा सेट में जो वैल्यूज होती है वो कैटेगरीज फॉर्म में होती है, यानी कि 0 1 ट्रू फॉल्स मेल फीमेल, तब हम यूज़ करते हैं रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। यहाँ पर हम इस लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो कंटीन्यूअस है, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर। ठीक है, उसको मैं रन कर देता हूँ। और आप लोग को मैं जानता हूँ ये थोड़ा एडवांस हो रहा होगा, पर कोई बात नहीं, बस 2 ही 3 लाइन में आपको एडवांस करनी होंगी। बाकी आप लोग चाहें तो लीनियर रिग्रेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी काम करेगा, लेकिन जो आपकी जो मॉडल की एक्यूरेसी होगी वो कम आएगी, और जो जो प्रेडिक्शन होगा उतना अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं वेरिएबल बनाता हूँ मॉडल इक्वल टू, और इसके अंदर मैं रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को जो है सॉरी रिग्रेसर को जो है मैं कॉल कर लेता हूँ। तो रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, और इसका जो मैंने इंस्टेंस क्रिएट कर दिया है, और इसके नंबर ऑफ जो एस्टिमेटर्स होने वाले हैं उसको हम रखेंगे 100, और ये रैंडम स्टेट रहेगी वो रहेगी 40 पे। और मैं इस कोड को रन कर देता। अब इसके लिए अपने मॉडल डॉट फिट, मैं इसके अंदर फिट करता हूँ एक्स ट्रेन, जो हमने ट्रेन कराया था डेटा फिट को, और इस कॉमा वाई ट्रेन। एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन जो हमें डेटा से ट्रेनिंग के मैंने डाले थे उनको मैंने इस मॉडल के अंदर फिट कर दिया है, और मैं इसको भी रन कर देता हूँ। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो आप लोग देख पाएंगे जो मेरा मॉडल है वो रेडी हो गया। मतलब अब जो हमारा मॉडल है वो काम करने के लिए रेडी होगा, उसके अंदर हम कोई भी वैल्यूज देंगे वो प्रेडिक्शन करके देगा। तो हमारा मॉडल बिल्कुल बन चुका है। चलिए हम देखते हैं कि हमारा मॉडल कैसे परफॉर्म करता है। फिर मैं इसे यूआई डिज़ाइन बनाऊंगा स्टेमलेट पर। तो पहले मैं ऐसे नॉर्मली इसको देख लेता हूँ। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, उसकी मॉडल की जो एक्यूरेसी मैं उसको चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर वाई पेड नाम का एक वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, और उसमें हमने पास कर दिया एक्स टेस्ट। और फिर बाद मैं इसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, फ्रॉम स्केलर मुझे इंपोर्ट करना होगा मैट्रिसेस में से, इंपोर्ट करना होगा R2 स्क्रू। इसको रन कर देते हैं, और यहाँ पर हम R2 स्क्रू के अंदर एक पहले से पहले देन यहाँ पर एक मैसेज डाल देते हैं, स्कोर ऑफ मॉडल, और यहाँ पर फॉर्मा लगाते हैं R2 स्कोर, और उसके अंदर हम पास कर देते हैं वाई परेड कॉमन और वाई टेस्ट।
और उसको हम रन करते हैं तो जो हमारे मॉडल की एक्यूरेसी आप लोग देख पाएंगे वो 0.98 यानी कि 98%। तो जो हमारे मॉडल की एक्यूरेसी वो 98% बिल्कुल एक्यूरेट हमारा मॉडल परफॉर्म करेगा। तो चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसा हमारा मॉडल परफॉर्म कर रहा है। जैसे आपको देख सकते हैं कि जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी हाई आई है। अगर मैं यहाँ पर ड्यूलियर इक्वेशन का यूज़ करता तो यार इसकी एक्यूरेसी इससे कम आती, कोई भी आती 80 या फिर 85 ऐसे करके कुछ आती है। यहाँ पर इसकी एक्यूरेसी काफ़ी हाई आई है। तो मैं चलिए एक एग्जाम्पल थ्रू मैं इसको समझता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक प्रोडक्ट लेता हूँ ताकि मुझे जो डेटा सेट है थोड़ा सा मैं उसको कॉल करता हूँ और इसके अंदर मैं सिर्फ 4 रोज को ही प्रिंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखता हूँ मॉडल। टेस्टिंग के लिए हम टेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसका मैं यूआई डिज़ाइन भी बाद में बनाऊंगा ताकि आप लोग यहाँ पर आप लोग को यहीं पर भी आप लोग दिखा सकते हैं कि कैसे आप लोग टेस्ट किया जाता है। डेटा सेट को कैसे टेस्ट करते हैं कि हमारा जो मॉडल है कैसे परफॉर्म कर रहा है और जो वैल्यू के साथ वो कैसा बिहेव कर रहा है। मॉडल डॉट प्रेडिक्ट और प्रेडिक्ट के अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक्स लगाएंगे एंड थीसिस लगाएंगे। इसके बाद डबल स्क्वायर ब्रैकेट पास करेंगे और इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यूज को डालेंगे। जैसे कि हमारा जो हमारा मॉडल था ब्रांड 7 कॉमा, तो जो हमारा मॉडल नंबर था वो 8 कॉमा, फिर रैम कितनी है 8 GB। इसके बाद स्टोरेज 256, बट कंडीशन इसकी कितनी है तो कॉमा। इसके बाद बैटरी हेल्थ 61 कॉमा और AGS 2। इसके बाद ओरिजिनल प्राइस में डाल देता हूँ। इसके ओरिजिनल प्राइस है 39,000 लगभग 40,000 999। तो ये जो मैंने अंदर वैल्यूज डाली हैं वो इनकी डिटेल्स है। यानी कि हमने जो पहली वैल्यूज वो ब्रांड मैंने डाला है, ब्रांड मैंने चूज़ किया है, ठीक है। 7 यानी कि हमने यहाँ पर अगर मैं ऊपर देखूँ तो 7 मतलब कि मैंने चूज़ किया है ब्रांड, सैमसंग ब्रांड को मैंने चूज़ किया है, ठीक है। वो हमारा जो मॉडल है वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा, उसको आपको करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा। और जो मैं जो 7 मैंने ब्रांड चूज़ कर लिया है, मॉडल मैंने 8 चूज़ कर लिया है, रैम 8। और जो मैं यहाँ पर डेटा सेट डाल रहे हैं वो ऐसे ही कॉलम वाइज डालना है। फिर हमने ट्रेनिंग के लिए डेटा सेट को डाला है वो कॉलम वाइज डाला है। इसलिए आप जैसे यहाँ पे कॉलम में लिखे हुए हैं डेटा वैसे अपलोड डालना, वरना एरर आ जाएगा या फिर रॉन्ग प्रोडक्शन आएगा। तो यहाँ पर रैम हो गई, स्टोरेज में 256 GB, एडिशन 2, और उसकी जो बैटरी हेल्थ है 61 है, AGS 2। ओरिजिनल प्राइस मैंने डाल दी है 39,999, ठीक है। और सुबह में प्रेडिक्शन क्या करना है, हमें प्रेडिक्ट करना है कि इस प्राइस के पास हमें जो प्रेडिक्शन है हमारी इस प्राइस के आसपास होनी चाहिए, +17,567 ऐसा कुछ प्रोडिक्शन आनी चाहिए। देखते हैं क्या प्रोडिक्शन आता है। तो आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर 70,398 जो है इसका जो रीसेल प्राइस लगा रहा है। और यहाँ पर जो मैंने जो वैल्यूज थी वो 17,000 तो लगभग बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा अंतर है, 19-20 पे का फर्क है। तो फिर जिस हिसाब से हमारे मॉडल की एक्यूरेसी है, क्योंकि हमारे मॉडल की एक्यूरेसी 98% है, यानी कि 2% अभी भी कम है। तो उस 2% के हिसाब से इसने मॉडल को है काफ़ी अच्छे से क्रिएट किया है। तो यहाँ पर आप कोई भी वैल्यूज को डालेंगे और ये आपको प्रोडिक्शन करके देगा, मतलब कि यहाँ पर आप अपने फ़ोन की डिटेल को डालेंगे और ये आपको प्रोडिक्शन करके देगा। तो यहाँ पर अभी आप लोग को नहीं ठीक से समझ में आ रहा होगा, जब मैं इसका यूआई बनाऊंगा स्ट्रीमलाइट के यूज से तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा वहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको एक डेमो लिखा है कैसे काम करेगा, एक्चुअल में कैसे काम करेगा। एक्चुअल में ऐसे ही काम करेगा, जो भी हम वैल्यूज वहाँ पर डालेंगे वो उसी तरह एरे के फॉर्म में आएंगी और यहाँ पर ऐसे लग जाएंगी। तो लगने के बाद वो हमारा मॉडल जो है उसको रिटर्न करेगा प्राइस। और उस चीज़ को हम कैसे यूआई में कन्वर्ट करेंगे वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो एक्चुअल में जो सब जो बैकएंड प्रोसेस है वो ऐसे ही काम करेगा, ये मैंने आपको, और उसका काम करने का जो बैकएंड प्रोसेस है वो मैंने आपको दिखाया है। तो उसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ और एक बार रन आउट कर देता हूँ कोड को अपने पूरे को। तो यहाँ तक हमने जो है अपने मॉडल को पूरी तरीके से रेडी कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा एक विजुअलाइजेशन का स्टेप डाल देता हूँ, ये ऑप्शनल है, आप लोग चाहे तो करना वरना आप इसको हटा सकते हैं।
लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए एक विजुअलाइजेशन स्टेप को यहाँ पर लिखता हूँ। इससे क्या होगा कि आप लोग को पता चलेगा कि हमारे कौन से ऐसे कॉलम्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं हमारी रीसेल प्राइस को। मतलब इसमें से ऐसे कौन से कॉलम हैं जो हमारी रीसेल प्राइस को अफेक्ट करेंगे, यानी कि ऐसे कॉलम जिनके बढ़ने या रखने पर, जैसे कि हम लोग देखते हैं मॉडल, अगर मॉडल की सॉरी मॉडल छोड़ो, अगर रैंक दे लेते हैं, रैंक के घटने या बढ़ने पर हमारी रीसेल प्राइस को कैसे अफेक्ट होगा, इसमें हम ये समझेंगे कि ऐसे इसमें से कौन से कॉलम है जो कि मैटर कर रहे हैं रीसेल प्राइस पर, या फिर रीसेल प्राइस को ऐसे कौन से कारण हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं, जिसके बढ़ने या घटने पर हमारी रीसेल प्राइस भी घट या बढ़ रहा होगा। इस चीज़ को हम समझेंगे एक विजुअलाइजेशन स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं। और ये जो मैं स्टेप करने वाला हूँ ये ऑप्शनल है, आप लोग चाहे तो करना, फिर आप लोग इसको सेव कर सकते हैं और वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए मैं इंपोर्ट करूँगा सबसे पहले शीबॉर्न को, लेकिन आप लोग इसे कर लेगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, काफ़ी अच्छा आपको नॉलेज हो जाएगा इस डेटा सेट के बारे में। शीबॉर्न सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा, और शीबॉर्न में अगर आपको एरर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर एक अंडरलाइन आ रही है कि कोई भी एरर आ रहा है, इसका मतलब आपने शीबॉर्न में पहले से इंस्टॉल नहीं है। मेरे में इंस्टॉल है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि इंस्टॉल करने का तरीका क्या होता है, pip इंस्टॉल, और यहाँ पे कमांड आपको गूगल पे सर्च कर लेना। शीबॉर्न को इंस्टॉल करने की कमांड आपको गूगल पे मिल जाएगी, और उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना टर्मिनल के अंदर, ठीक है। तो मेरी इंस्टॉल है तो मैं अभी करने वाला हूँ। तो मैं सिर्फ इम्पोर्ट करूँगा शीबॉर्न एस SNS, और इस पर मैं एक और लाइब्रेरी इम्पोर्ट करूँगा मैटप्लॉटलिब। शीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब ये दोनों लाइब्रेरी जो हमारे ग्राफ या फिर चार्ट बनाने के लिए काम आते हैं। तो हम एक ग्राफ बनाने वाले हैं, उसके अंदर समझने वाले हैं कि हमारा ये ऐसा डेटा सेट के थोड़ा डेटा सेट के अंदर ऐसा नहीं समझने वाले हैं, ठीक है। तो मैटप्लॉटलिब पाईप्लॉट एस PLT और ये SNS इस पर शॉर्ट नेम हो रहा है। एस लिखा है मतलब इसके एलियास बोलते हैं हम, एस SNS यानी कि इसका शॉर्ट नेम शीबॉर्न का, और मैटप्लॉटलिब का शॉर्ट नेम PLT। तो इनको हम SNS और PLT से भी यूज कर सकते हैं, ना कि पूरा नाम लिखकर। तो सबसे पहले हम PLT थोड़ा सा फिगर साइज डाल देते हैं, यानी कि फिगर बन के आएगा वो कितना बड़ा आएगा फिगर साइज। फिर इसके अंदर फिगर साइज और इसके अंदर वैल्यू डालते हैं क्वाड कॉमा 10 और इंटेट SNS डॉट नेक्स्ट हीट मैप बनाते हैं। इसमें हम क्या करेगा, ये हमारे रिलेशनशिप को, मतलब कॉलम्स के में रिलेशनशिप को बताता है। यदि मैं इस पर क्लिक करेंगे रिवर्स डॉट कोरिलेशन, हमारे कॉलम्स के जो कितने भी कोरिलेशन है उनको बताएगा कि हमारा हीट मैप। और एनॉट तो, और इसके बाद इंट्रोडक्शन रियलिटी डॉट टाइटल, टाइटल के अंदर कोरिलेशन जियोमेट्रिक मैप, और इसके बाद रियलिटी डॉट शो जो कर देंगे, जिससे हमारा जो है ग्राफ शो हो जाएगा। तो नंबर मैंने क्या किया है, फिगर साइज मैंने पहले फिगर साइज ले लिया है। फिर इसके बाद मैंने हीट मैप एसएनएस के अंदर से मैंने टर्मिनल शीबॉर्न के अंदर से मैंने हीट मैप को यूज़ किया है। हीट मैप क्या करता है, हमारे डेटा के अंदर जो भी कॉलम्स हैं उन कॉलम्स के बीच में जो रिलेशनशिप को बताने का काम करता है कि उन कॉलम्स के बीच में कितना रिलेशनशिप है एक दूसरे कॉलम के साथ। और इसके बाद में टाइटल मतलब एक हेडिंग हो जाएगी, इसके अंदर से हमें ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या परफॉर्म कर रहे हैं। टाइटल मान लें, आप समझ में टाइटल क्या होता है, और PLT डॉट शो अब इसको रन कर देते हैं। बेटा अपना ऑब्जेक्ट में तो यहाँ पर स्पेलिंग शायद गलत हो गई है, CO तो ये बनकर आ गया हीट मैप। अब आप लोग घबरा जाएंगे ये सब क्या है, तो मैं आपको धीरे धीरे आपको समझाता हूँ। इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो इस ग्राफ के थोड़ा सा आप लोग नीचे आइएगा और यहाँ पर देखिएगा लिखा होगा रिटेल प्राइस और ब्रांड मॉडल रैम स्टोरेज। तो हमें इसके अंदर क्या चेक करना है, हमें चेक करना है रिलेशनशिप, यानी कि कौन सा कॉलम कितना मैटर कर रहा है रिसेल प्राइस पर, यानी कि ऐसे कितने कॉलम है जिनके जिनके वैल्यूज के अंदर चेंजेस होने पर रिसेल प्राइस के अंदर भी चेंजेस हो रहे हैं। तो रिसेल प्राइस और यहाँ पर ब्रांड, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा कॉलम मैटर कर रहा है हमारी प्राइस पर, यानी कि मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस, यानी कि ओरिजिनल प्राइस जो हमारा 0.9 है, ये सबसे ज़्यादा मैटर कर रहा है ओरिजिनल प्राइस। तो जो हमारी रिसेल प्राइस की जो वैल्यूज़ हैं ओरिजिनल प्राइस के ऊपर डिपेंड है, यानी कि अगर ओरिजिनल प्राइस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो रिसेल प्राइस की वैल्यू भी ज़्यादा लगेगी। और इसके बाद जो हमारा आता है 0.9, इसके बाद आता है हमारा सबसे ज़्यादा मैटर कर रहा है वो है स्टोरेज GB, यानी कि अगर स्टोरेज भी ज़्यादा होगी तो हमारा रिसेल प्राइस भी ज़्यादा होगा, और स्टोरेज कम होगी तो रिसेल प्राइस भी कम होगी। और इसके बाद जो हमारा मैटर कर रहा है
वो है 0.29 मॉडल। ये सब पॉजिटिव में जो है, ये पॉजिटिव में जो है मैटर कर रहा है। तुम्हारा मॉडल की मैटर कर रहा है वो 0.21, कुछ ज़्यादा खास मैटर नहीं कर रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैटर कर रहा है वो उसकी प्राइस को मैटर कर रही है। अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो उसकी रीसेल प्राइस भी ज़्यादा ही लगेगी, ये आप लोग को रियल लाइफ में भी पता होगा। उसके बाद जो ब्रांड है, ब्रांड जो माइनस में दिखा रहा है, यानी कि कुछ ऐसे ब्रांड होंगे जिनकी वैल्यू जो है कम लगती है। जैसे कि अगर एप्पल का ब्रांड होगा तो उसकी वैल्यू हायर लगेगी। लेकिन अगर यहीं पे चाइनीज़ फोन जैसे कि रियलमी या फिर ओप्पो जैसे फ़ोन है, अगर इनके ऊपर जो ब्रांड वैल्यू लगती है तो उनकी जो ब्रांड वैल्यू वो माइनस में दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रैम की जो 0.43 दिखा रहा है, इसी तरह रैम की जो पॉजिटिव में दिखा रहा है कि अगर रैम ज़्यादा होगी तो प्राइस भी ज़्यादा लगेगी हमारे यूज्ड फ़ोन की। तो वैसे यहाँ पर रिलेशनशिप दिखा रहा है, तो इसको मैं आपको चार्ट में एक दिखाता हूँ, वहाँ पर आपको आसानी से समझ पाएंगे। तो इसके अंदर क्या दिखा रहा है, मैंने इसको एक ग्राफ में बनाकर मैंने एक टेबल में बना के रखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि फीचर पे पॉपुलेशन और मीनिंग। तो जो हमारा रेशियो प्राइस का ओरिजिनल प्राइस के साथ जो रिलेशनशिप है 0.90 है, सबसे ज़्यादा इसके साथ है, ओरिजिनल प्राइस के साथ है। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप, यानी कि जो फ़ोन एज अ कॉस्टली फ़ोन रिसेल फॉर मोर। ठीक है, यहाँ पर आप समझ होंगे कि इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिलेशन है। वो भी 0.90, यानी कि 90% जो हमारा मैटर कर रहा है वो रिसेल ओरिजिनल प्राइस ही मैटर कर रही है। 90% हमारी ओरिजिनल प्राइस ही मैटर कर रही है कि जो हमारी फ़ोन की जो रिसेल प्राइस है कि उसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है। और उसके बाद जो रिसेल प्राइस के साथ स्टोरेज, स्टोरेज जीबी एंड रिसेल प्राइस, और जो स्टोरेज है वो भी वो 0.69 मैटर कर रही है। हाइयर स्टोरेज फ़ोन टेंड्स टू सेल फॉर मोर, यानी कि अगर स्टोरेज ज़्यादा होगी तो उस पे जो वैल्यू भी है उस वो भी ज़्यादा लगेगी। इसके बाद रैम भी जो हमारा मैटर कर रही है 0.43, यानी कि रैम ज़्यादा होगी तो उसकी जो प्राइस है वो भी ज़्यादा लगने वाली है। तो ये एवरेज में दिखा रहा है मॉडरेट कोरिलेशन। मोर रैम कैन अफेक्ट रीसेल वैल्यू, ज़्यादा रैम होगी तो हमारी रीसेल वैल्यू को भी अफेक्ट होगी। अगर कम रैम होगी तो वो उस पर भी इफेक्ट पड़ेगी, उसकी प्राइस कम लगेगी। यहाँ पर मॉडरेट लिखा है, यानी कि एवरेज एवरेज इफेक्ट कर रही है। तो इसके बाद रीसेल प्राइस को इफेक्ट कर रहा है बैटरी हेल्थ। बैटरी हेल्थ 0.18% जो हमारी बैटरी हेल्थ है जो मैटर करती है रीसेल प्राइस के लिए। वीक है बट नोटिसेबल है बैटरी हेल्थ, स्लाइटली बूस्ट रीसेल प्राइस। अगर बैटरी हेल्थ आपकी ज़्यादा होगी तो आपकी जो रीसेल प्राइस है वो भी ज़्यादा लगने वाली है। तो इसका जो ब्रांड है वो भी काफ़ी मैटर कर रहा है। -0.24 नेगेटिव माइट सजेस्ट सर्टेन ब्रांड्स डिप्रिशिएट फास्टर, यानी कुछ ब्रांड्स हैं जो जल्दी से डिप्रिशिएट हो जाते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया रियलमी, ओप्पो जैसे चाइनीज़ ब्रांड हैं ये जल्दी से डिप्रिशिएट होते हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस में दिखा रहा है। एज और रीसेल प्राइस, एज भी -0.12 मैटर कर रही है। ओल्डर फोन्स लॉस वैल्यू एज कट, तो जैसे कि जितना ज़्यादा पुराना फ़ोन होगा उसकी वैल्यू उतना ज़्यादा लॉस हो जाएगी। तो आई होप आप लोग ये समझ पाएंगे। मैं चलता हूँ वापस वीएस कोड में। तो यहाँ पर यही आपको जो डेटा सेट है, ये जो ग्राफ है, ये आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि कौन सा काम कितना मैटर कर रहा है रीसेल प्राइस के लिए। तो यहाँ तक जो हमारा मॉडल है फुल्ली कंप्लीट हो चुका है, पूरा मैंने आपको समझा दिया है कि प्रोसेस के स्टेप्स और रिव्यूएबल इनकोडर और उसका डेटा विजुअलाइजेशन जो भी था मैंने आपको सब समझा दिया हूँ। यहाँ पर हमारा मॉडल फुल्ली कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको क्या करते हैं, मॉडल को सेव कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको इंस्टॉल करना होगा पिकल को। पिकल जो कि एक लाइब्रेरी है पाइथन की, जिसका यूज़ करके हम मॉडल को सेव और रिलोड कर सकते हैं। तो अगर आपने इंस्टॉल नहीं है तो पहले आपको इसे इंस्टॉल करना है, वरना एरर आएगा, तभी आप लोग इसको इंपोर्ट कर पाएंगे। विथ ओपन, और यहाँ पर लिखेंगे यूज्ड फोन, जो हमारे फाइल का नेम होगा। हमारे फाइल का नेम क्या है, यूज्ड फोन डॉट IPYNB। यहाँ पर उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डॉट IPYNB को हटा के .ETL कर देंगे। इसके बाद कॉमा WBS, और इसके बाद क्या करेंगे पिकल डॉट नंबर, जो हमारा पिकल का मेथड होता है जो फाइल को सेव करने के लिए काम आता है। मॉडल कॉमा एयर, और उसको शिफ्ट प्लस इंटर दबाएंगे तो हमारा यहाँ पर आपको देख सकते हैं सक्सेसफुली कूल डाउन हो गया। और यहाँ पर एक फाइल बनकर आ रही है used.pkl। इसको जो ओपन करेंगे यहाँ पर ओपन नहीं होगी, और लेकिन ये फिर भी बनकर आ रही है। इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा जो मॉडल है बिल्कुल सेव हो गया। आपने ये फाइल बनकर आ रही है तो आपका भी मॉडल जो है सक्सेसफुली सेव हो गया। तो यहाँ तक हमने अपने मॉडल को तैयार कर लिया है, सेव भी कर लिया है। अब यहाँ तक जो हमारा काम था वो कंप्लीट हो चुका है, और हमारा जो काम होगा वो होगा इस टेम्पलेट पर, जहाँ पर हम एक यूआई बनाएंगे और एक बढ़िया सा यूआई बनाएंगे। इसकी जैसे कि आप लोग फ्लिपकार्ट पर देखते हैं जब आपको फ़ोन एक्सचेंज करने जाते हैं, एक वैसा यूआई बनाएंगे जहाँ पर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू होकर वहाँ पर आप ब्रांड सेलेक्ट कर पाएंगे, रैम सेलेक्ट कर पाएंगे और मॉडल सेलेक्ट कर पाएंगे, और एक
प्रोजेक्ट बटन क्लिक कर पड़ाएंगे जिसको क्लिकेबल होगी। इस पर आप क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी मॉडल की जो है जगह आपके जो फ़ोन के रिसील प्राइस क्या लगने वाली है। तो बाकी कोड मैं वीएस कोड पे सॉरी स्ट्रीमलेट पे करूँगा। तो चलिए मैं आगे स्ट्रीमलेट के कोड पर चलता हूँ और वहाँ पर बाकी चीज़ें करता हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपनी app.py के अंदर और मैं सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ स्ट्रीमलेट को। और स्ट्रीमलेट को भी आप में अगर इंस्टॉल नहीं है तो पहले आपने इसे इंस्टॉल कर लेना, फिर आप इसे इंपोर्ट करना, अदरवाइज ये आपको एरर देगा। स्ट्रीमलेट एस एस टी, इसके बाद साथ में इंपोर्ट कर लेते हैं पिकल को, इसके बाद इंपोर्ट कर लेते हैं पांडास को। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं जो कि हमें इंपोर्ट कर लेनी है अपनी स्ट्रीमलेट पर, यानी कि app.py पर SPD। अब यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर जो है अपने मॉडल पे जो मैंने यहाँ पर मॉडल सेव किया था, ये लास्ट में जो मैं यहाँ पर मॉडल वो सेव किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो मैं मॉडल को सेव किया था सबसे पहले हम इस मॉडल को वहाँ पर लोड करेंगे, और ये लोड करेंगे हम पिकल की हेल्प से, इसीलिए हमने यहाँ पर पिकल को इम्पोर्ट किया। तो यहाँ पर हम देंगे विथ पेन, और यहाँ पर जो मैंने मॉडल का नाम दिया था उसी नाम से हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं, यूज्ड डॉट पिकल। ये आप कह सकते हैं जो हमारा नेम था वो नेम और ये नेम बिल्कुल सेम होना चाहिए, अदरवाइज एरर आएगा। और यहाँ पर RP एस पैथ, और एक मॉडल नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और इसके अंदर हम पिकल डॉट लोड, लोड एक मेथड होता है पिकल का जो कि मॉडल को लोड करने में हेल्प करता है एफ। तो हमारा जो मॉडल है वो लोड हो गया, और लोड होने के बाद इस मॉडल वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया है। अब इतना करने के बाद मैं यहाँ पर एक डेटा फ्रेम बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर डेटा फ्रेम इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमें आगे जो है एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने हैं, जहाँ पर मतलब मॉडल फॉर्म वैसे ही अपने ब्रांड पर सिलेक्ट क्लिक करें तो वहाँ पर हमारी जो है वो सारे ब्रांड्स आने चाहिए जो कि हमारे डेटा सेट के अंदर ऑलरेडी हैं, वही ब्रांड्स आने चाहिए वहाँ पर। तो इसलिए हमें यहाँ पर भी DF नाम का वेरिएबल बना देते हैं और उसके अंदर pd.read.csv कर देते हैं, और सेम वही लोकेशन यहाँ पर पास कर देते हैं। फिर सीधा इसको कोड को कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये जो पूरा कोड है इसको ऐसे कॉपी कर लेंगे और इधर app.py पे जाके यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो जिस लोकेशन पे हमारा जो डेटा सेट पड़ा हुआ था वो डेटा सेट वहाँ से आएगा और इस DF नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब एक ब्रांड मॉडल नाम का वेरिएबल बनाते हैं, ब्रांड मॉडल और मैप। अब इस ब्रांड मॉडल मैप वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम से ग्रुप बाई कर लेंगे। ये ग्रुप बाई हम क्यों कर रहे हैं, अभी आपको बता रहे हैं। किसको ग्रुप बाई करना है, ब्रांड को, और किसके साथ करना है हमें, मॉडल के साथ। तो रिमूव द ईयर, तो हमें ग्रुप बाई करना है ब्रांड को और मॉडल सब ग्रुप बाई करना है, और डॉट यहाँ पर यूनिट लगा देंगे। मैं ये आपको समझा वैसे मैं क्यों कर रहा हूँ, और उसके बाद डॉट टू डिक्ट कर देंगे। अब इसके अंदर क्या हुआ है कि हमने एक ब्रांड मॉडल मैप नाम का एक वेरिएबल बनाया है, और इस वेरिएबल के हमने ब्रांड और मॉडल को हमने ग्रुप बाई कर दिया है। यानी कि यहाँ पर देखिए ब्रांड और मॉडल, यानी कि जब हम सैमसंग ब्रांड पर क्लिक करें, यानी कि जब हम सिर्फ ओनली सैमसंग ब्रांड को सिलेक्ट करें तो हमें सिर्फ सैमसंग ब्रांड्स के हिसाब से हमें मॉडल दिखने चाहिए, ना कि हमें उसके अंदर ओप्पो या फिर इन्फिनिक्स या फिर एप्पल के मॉडल दिखे हैं। हमें सिर्फ सैमसंग के ही मॉडल दिखे, इसलिए हमने यहाँ पर इसको ग्रुप बाई कर दिया है। तो ब्रांड को हमने ग्रुप बाई किया है। जैसे हम सैमसंग के मॉडल पर क्लिक सॉरी जैसे हम सैमसंग के ब्रांड पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जो हमें मॉडल्स होंगे वो सिर्फ हमें सैमसंग के ही मॉडल्स होंगे, ना कि रेडमी या फिर रियलमी के। ऐसे अगर हम ओप्पो के ब्रांड पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर सिर्फ ओप्पो के ही मॉडल्स होंगे, और उस पर जो डॉट यूनिट लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे ब्रांड के अंदर ऐसे बहुत से मॉडल होंगे जो सेम हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए हैं गैलेक्सी A55 5G है ये, और इसके अंदर रैम 8 GB है और जो स्टोरेज है वो 256 GB है। ऐसा एक और भी मॉडल हो सकता है जिसका नाम जो मॉडल का जो नेम रहेगा सेम रहेगा, लेकिन उसमें जो रैम होगी वो कम रहेगी, मान लेते हैं 4 रहेगी, और जो स्टोरेज रहेगी 64 रहेगी, यानी कि 64 464 स्टोरेज वाला। ऐसे ऐसे हमारे अंदर बहुत सारे मॉडल्स हो सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या लगा है, यूनिक, यानी कि सिर्फ यूनिक मॉडल को ही सिलेक्ट करेगा। और उसके बाद लगा है टू डिक्ट,
जो भी मॉडल को सिलेक्ट करेगा उसको डिस्कंटिन्यू में कन्वर्ट कर देगा। वो जो मैं किस लिए कन्वर्ट कर रहा हूँ वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि हमने इस ब्रांड मॉडल मैप के अंदर, यानी कि हमने ब्रांड और मॉडल को हमने मैप कर दिया है। यानी कि जब हम ब्रांड ब्रांड पर क्लिक करेंगे तो उसी के हिसाब से हमें मॉडल भी दिखाया जाएगा। फिर इसके बाद एक और वेरिएबल बन लेते हैं ब्रांड लिस्ट। ब्रांड, और यहाँ पर लिस्ट नंबर वेरिएबल ले लेते हैं और इसके अंदर मैं डालूंगा लिस्ट ब्रांड मॉडल के मैप के अंदर से हमें सिर्फ डॉट कीज चाहिए। कीज यानी कि जैसे कि जो हमारा ब्रांड मॉडल है उसको हमने डिस्कंटिन्यू में कन्वर्ट कर दिया है। जब डिस्कंटिन्यू में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा डेटा सेट कुछ ऐसा डिस्कंटिन्यू हो जाएगा। यानी कि ऐसे ब्रांड मान लेते हैं, सैमसंग ले लिया और सैमसंग के अंदर जितने भी मॉडल्स होंगे वो होंगे, और उसके अंदर रीजन की जब डिस्कंटिन्यू में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारी जो भी वैल्यूज़ होंगी वो की और वैल्यूज़ के पेयर में चली जाएंगी। तो हमें उसमें से सिर्फ कीज़ को निकालना है कि हमारी क्या रहेंगी ब्रांड, और जो वैल्यू रहेंगी वो हमारे रहेंगे मॉडल। तो हमें सिर्फ कीज़ को निकालना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया ब्रांड मॉडल मैप डॉट कीज़। इसकी जो कीज़ होंगी यानी कि जो ब्रांड लिस्ट होगी जैसे कि सैमसंग, ओप्पो, रियलमी, तो ये हमारी हो गई कीज़, तो उनको हमने कीज़ में कर लिया है। ठीक है, तो जो जो भी कीज़ आई थी हमने उनको ब्रांड लिस्ट के नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है जो कि भी आगे काम आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस ब्रांड मॉडल मैप के अंदर हमने जो है ब्रांड और उनके मॉडल को स्टोर कर लिया है, और इस ब्रांड लिस्ट के अंदर हमने सिर्फ ब्रांड की जो जो ब्रांड की लिस्ट है उनको स्टोर कर लिया है। अब इतना करने के बाद हम st.title करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं जो हमारा टाइटल होगा जो हमारे स्टैंडर्ड पेज पर शो होगा यूज्ड। मैं पहले आपको स्टैंडर्ड पेज दिखा देता हूँ, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ। और स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पर टर्मिनल पे जाना, टर्मिनल पे, और यहाँ पर लिखना स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पी वाई। यहाँ पर आप ऐप डॉट पी वाई लिख सकते हैं या फिर जो फाइल आपका नाम हो वही फाइल का नेम यहाँ पर लिखना। तो मेरे में तो ऐप डॉट पी वाई है तो इसलिए मैंने ऐप डॉट पी वाई लिखा है। इसको इंटर करते हैं तो हमारा जो स्ट्रीमलेट का पेज है वो ओपन हो जाएगा। ये हमारा जो है स्ट्रीमलेट का जो यूज्ड फॉर्म डॉट पी पी है, यहाँ पर कोई एरर आ रहा है, इसमें लिखा है नो सच फाइल आर डायरेक्टली यूज्ड फ्रॉम चेन। तो है कोई फाइल के अंदर मिस्टेक हो गई, साथ में देखता हूँ क्या मिस्टेक भी है। तो मैं डायरेक्टली फाइंड नहीं कर पा रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टली यूज्ड फ्रॉम डॉट पी कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे यूज्ड फोन डॉट पी के है, वो यहाँ पर देख सकते हैं आप स्पेलिंग में यहाँ पे मिस्टेक है। यूज्ड फोन, यहाँ पर जो फ़ोन की स्पेलिंग है वो गलत है, मैं उसको रीनेम करता हूँ, उस स्पेलिंग को पहले सही कर लेता हूँ। और एंटर करता हूँ और ये स्पेलिंग सही हो गई। इसके अलावा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फ़ोन की स्पेलिंग मिस्टेक है, इस चीज़ को भी आप लोग सही कर लेना। यहाँ पर रीनेम करता हूँ और यहाँ पर इसको सही कर लेता हूँ और मैं इस कोड को एक बार फिर से रन ऑल कर देता हूँ। मैं सैम्पल एनवायरनमेंट चूज कर लेता हूँ ताकि जो हमारा कोड वापस से रन ऑल हो जाए और जो हमारा मॉडल है वापस से हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी इसलिए। अब इतना करने के बाद वापस चलते हैं अपनी ऐप डॉट पी वाई के अंदर और यहाँ पर हम फिर से लिखते हैं इस चीज़ को, इस टर्मिनल को पहले बंद कर देते हैं और यहाँ पर एक नया टर्मिनल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम लिखते हैं स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पी वाई। इस टर्मिनल की स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी, फिर से बार लिखते हैं स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पी वाई। इस बार ये कोड काम कर जाएगा और आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर स्ट्रीमलेट की इस पेज पर इस वक्त कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो मैं चलता हूँ अपने वेस कोड पे और यहाँ पर मैं इस टाइटल को अनकमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर टाइटल में लिख देता हूँ यूज्ड फोन प्राइस प्रोडक्शन। जैसे ही मैंने यहाँ पर टाइटल के अंदर यूज्ड फोन प्राइस प्रोडक्शन लिखा तो आप लोग यहाँ पर स्ट्रीम के इस पेज पे आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर जो है यूज्ड फोन प्राइस प्रोडक्शन लिखकर आ जाएगा। तो ये हमारा टाइटल है, यहाँ पर टाइटल लिखकर आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो फिर से वेस कोड पे जाता हूँ और मैं बाकी ये चीज़ों को भी लिख देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं साइड बार ऐड कर देता हूँ st डॉट साइड बार
ये जो मैं st.title st.sidebar लिख रहा हूँ, ये हमारे स्ट्रीमलेट की मेथड है। जो हमने यहाँ पर स्ट्रीमलेट को इम्पोर्ट किया था st, ये उन्हीं की मेथड्स हैं, उनके मेथड्स हैं जिनका हम यूज करके उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस बार साइड बार ले रहा हूँ, और साइड बार के अंदर ये तो पहले आपको दिखा देता हूँ, सॉरी, साइड बार डॉट हेडर, और हेडर के अंदर मैं लिख देता हूँ इंटर फोन डिटेल्स। मैं इसको भी आपको पेज पे चलता हूँ और दिखाता हूँ, रिप्लेस करते हैं इसके ऊपर, और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे एक साइड में साइड बार आ गया है। इसको मैं हाइट और अनहाइड भी कर सकता हूँ। एक साइड में साइड बार आ गया है, ये साइड बार डॉट सॉरी st.sidebar लिखने से आया है, और इसके अंदर जो हमने डॉट हेडर लगाया था उस हेडर से इसका जो है यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख कर आ गया है, एंटर फोन डिटेल्स। यहाँ पर हमें फोन डिटेल्स की लिस्ट होगी, यहाँ पर हमें फ़ोन की डिटेल्स डालना होगा, और जब यहाँ फ़ोन की डिटेल्स डालेंगे तो बटन होगी, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें उसकी प्राइस जो है, एक्चुअल प्राइस जो है वहाँ पर लिख कर आ जाएगी कि कितनी प्राइस होने वाली, जो हमारा सेकेंड हैंड फ़ोन है तो उसकी प्राइस कितनी होने वाली है जब उसको बेचेंगे तब। तो चलिए इसका पूरा मैकेनिज्म पूरा लिखते हैं। तो इसके बाद थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं सिलेक्टेड ब्रांड। सिलेक्टेड ब्रांड नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, और इसके लिए क्या करेंगे हम, st.sidebar, हमारा जो काम होगा वो साइड बार के अंदर होगा। साइड बार के अंदर हम एक सिलेक्ट बॉक्स का यूज करेंगे, और उसके अंदर हम पास कर देंगे सिलेक्टेड, एक मैसेज जो रिटर्न होगा सिलेक्ट ब्रांड। जहाँ पर हम ब्रांड के बहुत सारे ब्रांड की लिस्ट आ गई, और उनमें से हमें ब्रांड को जो है सिलेक्ट करना है जिस ब्रांड का हमें हमारा फ़ोन है। एंड और यहाँ पर हम बात करते हैं कि ब्रांड लिस्ट हमारा यहाँ पर स्टोर है, तो जितनी भी ब्रांड लिस्ट है वो यहाँ पर स्टोर है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर मैप डॉट कीज मैथड लगाया था, जिसकी वजह से जितने भी ब्रांड थे वो सारे, इनकी सारी कीज जो है इस ब्रांड लिस्ट के नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर है, और इस ब्रांड लिस्ट वेरिएबल को हम यहाँ पर कॉल कर देंगे। तो इससे क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ, वो रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट ब्रांड नाम का एक जो है वेरिएबल हुआ मैसेज आ गया है, और उसके अंदर एक इनपुट है, और जिसके अंदर आप जितने भी आपके डेटा सेट के अंदर फ़ोन थे, यानी जितनी भी लिस्ट थी ब्रांड्स की, वो सारी लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर इनमें से आपका अगर फ़ोन नहीं है, आपका कोई और कंपनी का फ़ोन है, उसको भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप लोग कैसे करेंगे। पहले मैंने जितना किया आप लोग उतना देखें। तो यहाँ पर जैसे कि एप्पल, इन्फिनिक्स, मोटोरोला, पर कोई भी ब्रांड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सिलेक्ट ब्रांड का जो है एक इनपुट क्रिएट कर लिया। इसके अंदर आप लिख भी सकते हैं, जैसे कि आप एप्पल लिखेंगे, तो हटा देते हैं APP, तो वहाँ पर आप जैसे लिखेंगे, यहाँ पर जो जैसे में आ रहा है एप्पल ब्रांड, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इतना काम काफ़ी अच्छे से हो गया है। और इसके बाद हम और इसी तरह जो है इनपुट्स क्रिएट कर लेते हैं, जाकि ताकि हम सारे डिटेल्स जो है डाल पाएँ इनके अंदर। तो पहला तो हमारा ब्रांड लिस्ट और डिटेल्स तो आ गई है। हमें ब्रांड का कौन सा मॉडल है हमारा, उसका एक इनपुट क्रिएट कर लेते हैं। तो सिलेक्टेड मॉडल नाम के एक वेरिएबल बनाते हैं, सिलेक्टेड मॉडल इक्वल टू st.sidebar, बाकी कोड सेम रहेगा, डॉट सिलेक्ट बॉक्स, तो हमें सिलेक्ट करना उसमें से लिस्ट टाइप, तो हमने सिलेक्ट बॉक्स यूज़ किया। उसके बाद सेलेक्ट और मॉडल, और इसके अंदर हम पास कर देंगे क्या, इसके अंदर पास करेंगे ब्रांड मॉडल मैप। और ब्रांड मॉडल मैप के अंदर हमें क्या लेना है, क्योंकि ब्रांड मॉडल मैप के अंदर हमें वैसी वैल्यू स्टोर है, डिस्कंदी वैल्यू स्टोर है, जिसके अंदर मतलब कीज़ और वैल्यूज़ के फॉर्म में वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या चाहिए, वैल्यूज़ चाहिए, कीज़ नहीं चाहिए। कीज़ हमें यहाँ पर चाहिए, तो हमने यहाँ पर कीज़ वैल्यू डाल दी है। तो यहाँ पर हमें वैल्यूज़ चाहिए, तो यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और इसके अंदर सिलेक्टेड ब्रांड नाम के एक वेरिएबल को पास कर देंगे। यहाँ पे जैसा हम जहाँ पर ब्रांड सेलेक्ट करेंगे, एक मिनट, ये जो भी सिलेक्टेड ब्रांड नाम के अंदर मैंने मान लो सेलेक्ट किया सैमसंग, तो मैं उसी ब्रांड के जो है मॉडल दिखने चाहिए, ना कि कोई और मॉडल दिखने। जैसे कि मैं पेज पे चलता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्टेड मॉडल आ गए। इसके अंदर बहुत सारे मॉडल लिखे हुए हैं, लेकिन ये जितने भी मॉडल आ रहे हैं, ये सिर्फ आपको देख पाएंगे कि आईफोन के ही मॉडल आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ जैसे कि मोटोरोला, तो यहाँ पर सिर्फ मोटोरोला के ही मॉडल्स आएंगे, ना कि कोई और कंपनी के मॉडल्स आएंगे, ठीक है। इसका यही काम है
इसीलिए हमने यहाँ पर ब्रांड मॉडल मैप और इसके अंदर हमने सिलेक्टेड ब्रांड को सिलेक्ट किया है। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। और उसके बाद में और फटाफट वेरिएबल्स बना लेते हैं। पहले का रैम नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, इसके अंदर हम रैम शो करवा लेंगे। तो S2 डॉट साइड बार, और साइड बार के अंदर से इस बार हम रखेंगे सिलेक्ट बॉक्स डॉट सिलेक्ट बॉक्स, और इसके अंदर से हम रखेंगे, लिखेंगे पहले मैसेज रैम, और रैम में तस्वीर चाहिए GB में, हमारी जो रैम आएगी वो GB में आएगी, इसलिए GB। और उसके बाद रैम सेलेक्ट करने के बाद अब कितनी रैम हमें सेलेक्ट करनी है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे DF, एक सेकेंड, DF, और यहाँ से हमें रैम वाले कॉलम को सिलेक्ट करना होगा। तो हमारा रैम वाला कॉलम का क्या नाम था, मैं एक बार देख लेता हूँ। ये रैम GB, जो स्पेलिंग लिखेंगे स्पेलिंग आप लोग सेम लिखना वरना एरर आएगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर चलते हैं और इसके अंदर ये पेस्ट कर देते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई, चलिए मैं पहले आपको दिखाता हूँ फिर आपको प्रॉब्लम को बताता हूँ। तो यहाँ पर रैम डॉट स्लाइड बार डॉट सिलेक्ट बॉक्स, तो इसके अंदर जितनी भी रैम होगी वो आ जाएंगी। मैं एक बार पेज चलता हूँ और रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर रैम नाम का एक जो है इनपुट बॉक्स बन गया है, उसके अंदर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर लोग देख पाएंगे बहुत सारी रैम्स आ गई हैं। तो हमारी यूजली कितनी रैम होती हैं, 6 GB या फिर 4 GB या फिर 8 GB ऐसी रैम होती है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं मल्टीपल रैम्स हैं। वही लिस्ट के जितने भी लिस्ट के अंदर रैम हो सारी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें इतनी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ थोड़ी रैम चाहिए, 2-3, और जो यूनिक होनी चाहिए। ठीक, इसके लिए हम क्या करेंगे, और आप लोग लिस्टिंग का कोई ऑर्डर सॉर्ट में नहीं कि पहले के 8 आ रहा है फिर 6 आ रहा है फिर 4 आ रहा है, इस सॉर्टेड ऑर्डर में भी नहीं है। तो वो पहले हम, चलिए आपको दिखाता हूँ पहले इसको कैसे करेंगे। तो इसको पहले हम हटा देते हैं। इस पर से मैं Ctrl+X करके इसको कट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा सॉर्टेड। सॉर्टेड क्या करेगा, हमारे जो नंबर्स है वो उनको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, यानी पहले सबसे छोटा आ गया फिर बड़ा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा। तो इसलिए हमने यहाँ पे सॉर्टेड कर दिया। और इसके अंदर जो हमने जो Ctrl+X से कट किया था उसको ऐसे पेस्ट करेंगे। तो DF रैम डॉट और यहाँ पर डॉट यूनिक लगा देंगे। इससे क्या होगा, सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही आएंगी। जो हमारे अंदर बहुत सारी वैल्यूज आ रही थी वो ना होकर यूनिक आएंगे। अब चलते हैं पेज पर, तो मैं आपको दिखाता हूँ जो भी चेंजेस मैंने किए हैं। अब हम यहाँ पर रैम पर अगर सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले आपको देखेंगे कि रैम जो सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो 2 3 4 जो सॉर्टेड ऑर्डर में है। लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर प्रॉब्लम है, इसमें बहुत सारी रैम आ रही है, 3 4 12। ठीक नहीं, रैम्स बिल्कुल सही है। तो ये जो यहाँ पे मैंने बता रहा था यूनिक वाला, वो भी काम कर रहा है। हमें हमें लगा नहीं काम कर रहा था, पर काम कर रहा है। तो ये रैम आ गई है, 2 GB रैम का है, 3 GB रैम का है, 4 GB, ये आपकी रैम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या, स्टोरेज वाली कॉलम को सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं स्टोरेज वाला कॉलम बना लेता हूँ। अब रैम के बाद हम अब एक स्टोरेज वाला कॉलम बना लेते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं स्टोरेज नाम से, जिसके अंदर हमारी स्टोरेज होगी। स्टोरेज नाम से वेरिएबल मैंने बनाएंगे, इसके अंदर ST डॉट साइड बार डॉट सिलेक्ट बॉक्स, और इसके अंदर मैसेज आएगा तो स्टोरेज तो भी GB में रहेगा। और इसके बाद सॉर्टेड, ये भी सॉर्टेड में रहेगा, और DF, और इसके अंदर से हम स्टोरेज वाले कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। तो देखते हैं स्टोरेज वाले कॉलम का नेम क्या था, स्टोरेज GB में कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जाके ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे डॉट यूनिक लगा देंगे ताकि सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही हैं। तो यहाँ पर स्टोरेज आ जाएगी। तो मैं चलिए और बाकी सभी लिख लेता हूँ, फिर मैं एक ही बार में आपको सबको अपने पेज पर दिखा दूंगा, वरना ऐसे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमने यहाँ पे स्टोरेज नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, जिसके अंदर मैंने स्टोरेज को स्टोर कर लिया। यानी कि जो भी यूज़र इनपुट देगा, यानी कि जो भी यूज़र स्टोरेज देगा वो उस स्टोरेज नाम की वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। अब स्टोरेज के बाद मैं कंडीशन नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, जो कंडीशन यूज़र देगा उस कंडीशन को हम स्टोर करेंगे। कंडीशन इक्वल टू ST डॉट साइड बार डॉट सिलेक्ट बॉक्स, इसके अंदर लिखेंगे कंडीशन, और फिर यहाँ कॉमा DF कंडीशन कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, इसको भी दे लेते हैं कंडीशन कंडीशन डॉट यूनिक। ये यूनिक हम क्यों बार बार लगा रही मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। इसके बाद बैटरी क्लिक कर लेते हैं, बैटरी
S2 डॉट साइड बार, और इस बार हम सिलेक्ट करेंगे स्लाइड टैब, यानी कि इस बार हमारी बैटरी जो स्लाइडर में इनपुट जो इनपुट आएगा वो स्लाइडर के हिसाब से आएगा, क्योंकि बैटरी हमारी परसेंटेज में आएगी तो इसलिए यहाँ पर स्लाइडर को यूज करेंगे। तो यहाँ पर स्लाइडर और इसके अंदर बैटरी, बैटरी हेल्थ, बैटरी किसमें आएगी, परसेंटेज में आएगी। तो यहाँ पर हमने परसेंटेज दिया है कॉमन, और यहाँ पर जो हमारी स्लाइडर की इनिशियल वैल्यू होगी वो 50 होगी, और जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वो 100% तक, और जो डिफॉल्ट वैल्यू वहाँ पर शो करेगी वो शो करेगी 80। और इसके बाद मैंने बैटरी वाला प्लेट पर लिया, इस बार मैं एज प्लेट पर लेता हूँ, यानी कि हमारे फ़ोन कितना साल पुराना है। S2 डॉट साइड बार, और इसके बाद भी इसमें भी स्लाइडर लगा देते हैं, और इस स्लाइडर के अंदर लिखेंगे हम बैटरी हेल्थ, बैटरी जो कि हमारी बैटरी की हेल्थ यहाँ पर बताएगा, बैटरी हेल्थ। और जो बैटरी हेल्थ होगी वो भी हमारे सॉरी हमने बैटरी हेल्थ ऊपर लिख लिया, यहाँ पर एज लिखना था, मैं भूल गया था। यहाँ पर हमें लिखना है फ़ोन की एज, एज ऑफ फ़ोन। और एज ऑफ फ़ोन के अंदर जो हमारी फ़ोन की एज रहेगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से, और जो मैक्सिमम होगी 5, तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो रहेगी 1। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा लास्ट कॉलम रहेगा उसको मैं फटाफट लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको सीधा पेज पे ले चलता हूँ और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो जो हमारा लास्ट कॉलम है उसका नाम है ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू ST डॉट साइड बार डॉट नंबर इनपुट। यहाँ पर इसका नंबर इनपुट लगेगा क्योंकि जो हमारी प्राइस होगी ना कि वो सिलेक्ट बॉक्स FS स्लाइडर में रहेगी, तो इसलिए हम यहाँ पर नंबर इनपुट में देंगे, और यहाँ पर ओरिजिनल तो प्राइस, तो उसके पैरेंथेसिस, तो उसके अंदर डॉलर, और साइन डॉलर नहीं हमें INR में चाहिए, INR, इंडियन रेट के हिसाब से प्राइस आएगी, फिर कॉमा 3000। तो जो हमारी ओरिजिनल प्राइस की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 3000 है, और भी जाएगी 1 लाख तक, क्योंकि इसके अंदर आईफोन भी इंक्लूड है, तो इसलिए आईफोन और सैमसंग S20 और अल्ट्रा भी इंक्लूड है, तो इसलिए 1 लाख प्राइस की आसानी से चली जाएगी। 1 2 3 4 5 5 यहाँ पर 1 लाख हो गया। इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू जो कि यहाँ पर शो करेगी वो करेगी 15,000, जो कि बजट फोन्स होंगे। तो यहाँ तक मैंने जितने भी इनपुट्स थे वो सारे क्रिएट कर दिए। अब मैं आपको चलता हूँ वेब पेज पर लेकर, वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पर क्या क्या चेंजेस किए हैं। मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा, जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा वैसे आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर जितने भी इनपुट्स हमारे फ़ोन के थे वो सारे बनकर रेडी हो गए हैं, यानी जितनी डिटेल्स थी हमारे फ़ोन के अंदर डालना है वो सब एक तरफ से बनकर रेडी हो रहे हैं। ये साइड बार, इसको अगर क्लिक करेंगे तो हेड हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे वापस शो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं चलिए एक एक समझाता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ब्रांड जो मैंने बनाया था इनपुट, तो हमें जो यूज़र डालेगा ब्रांड सेट करेगा, सेम वाला यूज़र ने मोटोरोला का ब्रांड सेट किया, तो एज ए इनपुट यहाँ पर जो इनपुट जाएगा, तो यहाँ पर जो सिलेक्टेड ब्रांड के अंदर जो इनपुट जाएगा वो जाएगा मोटोरोला। और उसके बाद फिर वापस चलते हैं और यहाँ पर उसमें मोटोरोला का मान लेते हैं कोई सा मॉडल सेलेक्ट किया, ये एक था G85 जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग में है, मान लो उसने ये मॉडल सेलेक्ट किया, तो इस मॉडल के अंदर इनपुट क्या जाएगा, इस मॉडल के अंदर इनपुट जाएगा मोटो G85। फिर इसके बाद यहाँ पर रैम उसने मॉडल को सिलेक्ट किया, रैम लगा देते हैं 6 GB, और इसी तरह जितने भी इनपुट्स थे उतने सारे इसने बना लिए। यहाँ पर आप जो बैटरी हेल्थ थी उसको मैंने स्लाइडर में लिया था, उसको आप स्लाइड करके बता सकते हैं कि आपकी बैटरी की हेल्थ कितनी है, 100% गुड हेल्थ है, और यहाँ पर आप लोग स्लाइड करेंगे, आप इसलिए मैंने इसका बैटरी हेल्थ को स्लाइडर में लिया था। और जो फ़ोन की एज है उसको भी मैंने स्लाइडर में लिया था, 154 जितनी भी एज है वो आपको दे सकते हैं। वो यहाँ पर जो मैंने प्राइस दिया था वो इसको इनपुट में लिया था, यहाँ पर आप जो प्राइस अपने हिसाब से इनपुट कर सकते हैं जितने भी इनपुट पर मिले। तो जो मैक्सिमम प्राइस रहेगी वो 1 लाख रहेगी, इससे आगे प्राइस नहीं रहेगी। तब इतना करने के बाद मुझे अब यहाँ पर एक बटन बनानी होगी जिस पर लिखा होगा एक, जैसे कि आप लोग फ्लिपकार्ट में देखा तो उस पर लिखा रहता है एक्सचेंज, और यहाँ पर लिख के आ रहेगा क्रेडिट। यार आप यहाँ पर अपने फ़ोन की डिटेल्स डालेंगे अपने ओल्ड फ़ोन की, और उस फ़ोन के हिसाब से यहाँ पर मुझे प्रोडक्शन करके देगा। तो चलिए मैं उस बाकी का प्रोसेस भी कंप्लीट कर लेता हूँ।
तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ और बाकी के प्रोसेस को मैं कंप्लीट लेता हूँ फटाफट, वीडियो ऐसे भी काफ़ी लंबी हो रही है। अब यहाँ पर हमें फिर से जो है इंपोर्ट करना होगा लेबर इंकोडर को, फ्रॉम स्केलर डॉट रिप्रोसेसिंग, और हम लोग इसको इंपोर्ट करना है लेबल इनकोडर को, लेबल इनकोडर। अब हमने यहाँ पर लेबल इनकोडर को जो है इंपोर्ट कर लिया है। अब हमें वही सेम स्टेप करने होंगे जो हमने पहले अपनी इस IPYNB फाइल में किया था। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है एक नया डेटा सेट लिए हैं और उस डेटा सेट के अंदर मैंने जो है मतलब जो हमने डेटा सेट वहाँ पर रीड किया था उसी डेटा सेट को हमने स्टेटमेंट के बेस पर भी रीड किया है। लेकिन यहाँ पर जब मैं इनपुट को डालूंगा, वो इनपुट जब वो जो इनपुट जाएंगे, यानी कि जैसे कि यहाँ पर मैं डालूंगा इसे सैमसंग एग्रीमोटोला में कोई चूज़ करता हूँ, तो ये जो इनपुट जाएंगे इस वेरिएबल के अंदर, जो हमने यहाँ पर वेरिएबल लिए हैं इनके अंदर जो इनपुट जाएंगे वो एज अ स्ट्रिंग के फॉर्म में ही जाएंगे। तो उनको हमें वापस से इनकोड करना होगा। जब इनकोड करेंगे तभी वो हमारे न्यूमेरिक के फॉर्म में जाएंगे। तो इसलिए हमें वो सारा प्रोसेस फिर से यहाँ पर परफॉर्म करना होगा जो मैंने यहाँ पर किया था। तो इसको बस कुछ नहीं करना है, ऐसे कॉपी पेस्ट ही करना है। इसको ऐसे कॉपी कर लेते हैं और आप इस पे चलते हैं अपलोड पे पर, और यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद फिर से, और ये जो हमने मॉडल यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्म किए थे इनको ऐसे कॉपी करेंगे और वापस चल के यहाँ पर फिर से ऐसे पेस्ट करेंगे। तो हमने बस वही कुछ नहीं किया, यहाँ पे कॉपी से यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी लेबर इनपुट करके रखा था उन्हीं स्टेप्स को यहाँ पर मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। अब इसके बाद वे नई वेरिएबल्स बनाएंगे, जैसे कि ब्रांड इनकोडेड। जब हमने ब्रांड को अब क्या किया है, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। तो हमने जो ब्रांड को वापस से फिर से इनकोड किया है, क्योंकि वो मैंने इनकोड यहाँ पर किया था IPYNB फाइल के अंदर, और यहाँ पर मैंने एक नया डेटा सेट आ रहा है क्योंकि ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज आएंगी तो उनको भी इनकोड करना होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर फिर से इनकोड कर रहे हैं और इस इनकोडेड वैल्यू को हम एक वेरिएबल के अंदर डाल देंगे, ब्रांड ब्रांड इनकोडेड। और एली, यहाँ पर जो मैंने ब्रांड इंस्टेंस बनाया था एडी ब्रांड, मैं उसको कॉल करूँगा एडी ब्रांड। और यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉट ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर इस बार सिर्फ ट्रांसफॉर्म करेंगे क्योंकि फिट हम ऊपर ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ट्रांसफॉर्म किसको ट्रांसफॉर्म करना है हमें, सिलेक्टेड ब्रांड को। तो सिलेक्टेड ब्रांड हमारा क्या, जो वेरिएबल यहाँ पे जो वेरिएबल बना हुआ है सिलेक्टेड ब्रांड, इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि उसके अंदर जो वैल्यू जाएगी सैमसंग जाएगा मान लेते हैं, तो सैमसंग को हमें एक नंबर में एक नंबर असाइन करना है, तो नंबर असाइन करने का काम यहाँ पर होगा। तो सिलेक्टेड ब्रांड, और उसके बाद उसके जो जीरो इमेज, इसको जीरो इमेज है वो यहाँ पर मैं पास कर दूँगा। और इसी तरह मैं इनके लिए भी बना लेता हूँ, एक मॉडल के लिए और कंडीशन के लिए। तो ब्रांड यहाँ पर लिख देते हैं, ये होगा ब्रांड इंपोर्टेड, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मॉडल इंपोर्टेड, मॉडल इंपोर्टेड। और इसके अंदर मैं सिलेक्टेड मॉडल, ब्रांड की जगह पे मैं लिख दूंगा सिलेक्टेड मॉडल, सिलेक्टेड मॉडल वाला वेरिएबल मैंने यहाँ पर बना के रखा है, जैसा कि आप लोग देख पाएंगे। तो वेरिएबल यहाँ पर भी मैंने पास कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर जो है कंडीशन इंपोर्टेड, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिलेक्टेड कंडीशन। यहाँ पे सिलेक्टेड कंडीशन में वेरिएबल हमने बनाया था, क्या देखते हैं, मैंने कंडीशन नाम का वेरिएबल बनाया था, यहाँ पे सिलेक्टेड को हटा देंगे, सिर्फ कंडीशन रखेंगे। ठीक, कंडीशन नाम का वेरिएबल को हमने यहाँ पर पास कर लिया। अब जो हम वैल्यू डालेंगे वो जैसे मैं डालूंगा सैमसंग, वो इनकोड होके जाएगी 1 7 के फॉर्म में, जैसे मैं डालूंगा वो वो इनकोड होके जाएगी 1 के फॉर्म में। ऐसे ही वैल्यूज जो है इनकोड हो जाएंगी, ऑटोमेटिक इनकोड हो जाएंगी। आपके यहाँ पर जो है दिखेंगे ऐसे ही वैल्यूज दिखेंगी जैसे कि आप दिख रहे हैं, लेकिन जब आप उसको ऊपर क्लिक करेंगे फिर बैकएंड में चेंज हो जाएंगी, और चेंज होकर ये नंबर में असाइन हो जाएंगी। तो ये जो लॉजिक है यहाँ पर मैंने बताया, ये बैकएंड में काम करेगा, आपको पता नहीं चल पाएगा, लेकिन ये बैकएंड में ये प्रोसेस हो जाएगी। अब इसके बाद वो हमारा लास्ट स्टेप बचा है, बस फटाफट मैं उसको कर लेता हूँ और हमारा जो है फुल मॉडल तैयार हो जाएगा। बस ये लास्ट स्टेप है, आप लोग इसे जरूर देखना। बस मैं फटाफट इसको क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर इनपुट डेटा नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, और इसके अंदर PT डॉट डेटा फ्रेम
ये डेटा फ्रेम यहाँ पर एक नया डेटा फ्रेम बनाऊंगा, जो कि डेटा फ्रेम बनाने के बाद उस पर इनपुट डेटा वेरिएबल के अंदर डाल दूंगा। तो डेटा फ्रेम बनाने के क्या करते हैं, पीडी जो हमारा पंडास होता है और उसके अंदर डेटा फ्रेम एक वेरिएबल होता है, और इसके अंदर हम डेटा फ्रेम बनाएंगे और उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम पास कर देंगे। इस मतलब इसको ऐसे कर देते हैं तो आपको समझ में आए। और यहाँ पर लिखेंगे पहला ब्रांड, इसके बाद इसकी जो वैल्यूज होंगी वो रहेंगी ब्रांड इनकोडेड। ये वही वेरिएबल्स हैं जो कि हमने यहाँ पर बनाए हैं, तो दे सकते हैं। ये वेरिएबल्स हम यहाँ पर ऐसे पास करते चले जाएंगे। फिर यहाँ पर फॉर्मूला लेंगे, फिर इसके बाद जो हमारा चीज़ क्या रहेगी मॉडल, और मॉडल के अंदर सॉरी कॉलन, और इसके अंदर लिखेंगे क्या मॉडल इनकोडेड। ये वाला वेरिएबल पास करेंगे, ये मॉडल इनकोडेड। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर ऐसे पास कर देता हूँ। ये जो डेटा फ्रेम बना रहे हैं इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारा जो एक नया डेटा सेट करके तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर इनकोडेड मॉडल इनकोडेड कॉलम्स होंगे, और एक लिस्ट सॉरी कॉलम और रो के फॉर्म में एक नया डेटा सेट बनकर रेडी हो जाएगा। और वो डेटा सेट जाएगा एचटीएमएल के पेज पर। जैसे इन बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो आगे प्रोसेस लिखेंगे, और जैसे बटन पर क्लिक करेंगे तो वो जो हमारा एचटीएमएल है उस चीज़ को रीड करेगा, और रीड करने के बाद जो भी वैल्यूज होगी उनको रिटर्न करेगा। अब इसके बाद फिर से यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे रैंड, रैंड इसमें था जीबी में था, और यहाँ पर मैं रैम कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा। फिर इसके बाद हमारा था स्टोरेज, वो भी जीबी में था। उसके अंदर से स्टोरेज कॉलम को स्टोरेज है रहा, स्टोरेज वेरिएबल को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। फिर कॉमा, फिर बैटरी हेल्थ, इसके बाद पेज इन वेरिएबल पर सेट करेंगे। यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, और इसके बाद हमारा जो और इस बैटरी के अंदर हमें ए डालनी, बैटरी के अंदर हम बैटरी की हेल्थ डालनी है। ये मैंने गलत डाल दिया है, बैटरी डालनी है। और इसके अंदर एज वाइट ईयर्स, एज जो हमारी ईयर्स में थी, और आपने कॉलन उसके में सेट कर दिया एज को। तो जो हमारा लास्ट कॉलम है ओरिजिनल प्राइस, उसके अंदर सेट कर दिया ओरिजिनल प्राइस। तो हमने यहाँ तक जो है एक नया डेटा फ्रेम बना लिया है। उस डेटा फ्रेम को मैंने इस इनपुट डेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। डेटा फ्रेम मतलब मैंने एक डिक्शनरी बना ली है, इसके अंदर ब्रांड कीज होंगी, और ये ब्रांड इनक्लूड होंगी जो वैल्यूज होंगी, यानी कि जो वैल्यूज इसके अंदर आएंगी वो जाके इस ब्रांड के अंदर असाइन हो जाएंगी। इस तरीके से इससे में क्या होगा कि इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे आपको एक बैकएंड प्रोसेस दिखाया था, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब जो वैल्यूज आएंगी वो कुछ इस फॉर्म में आएंगी, एर के फॉर्म में आएंगे। ठीक है, मैं फिर से कमेंट आउट कर देता हूँ। कुछ ऐसी वैल्यूज बैकएंड में, कुछ ऐसी वैल्यूज जाएंगे जो आपको दिखेगा नहीं, पर आप कुछ जो बैकएंड का प्रोसेस होगा वो ऐसे ही होगा। अब यहाँ पर इफ, और इसके अंदर st.साइड बार, और साइड बार के अंदर तुम्हें बटन लगाना होगा, बटन, और उस बटन का नाम रहेगा प्रेडिक्ट रीसेल प्राइस। मैं सिर्फ प्रेडिक्ट ले लेता हूँ, इतना बड़ा नाम नहीं दूंगा, प्रेडिक्ट। हम इस प्रेडिक्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ फंक्शन जो है परफॉर्म होंगे, जैसे कि ये तो प्रेडिक्टर नाम पे वेरिएबल बनने का पहले, तो वेक्टर प्राइस नाम का एक वेरिएबल बनेगा, और उसके अंदर मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, उसके अंदर हमें क्या प्रेडिक्ट करना है इनपुट डेटा यानी कि ये वाला, और इनपुट डेटा का जो है हमें 0th इंडेक्स। ठीक है, अब इसके बाद एक सिंपल से मैसेज प्रिंट कर देंगे h2.सक्सेस, और उसके अंदर हम एक स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे एस्टिमेटेड यूज्ड होम प्राइस, और उसके बाद यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, और उसके अंदर इंट जो भी वैल्यूज इंट में आएंगे फ्लोट में नहीं आएंगी, इसलिए यहाँ पर इंट लिखेंगे ताकि जो हमारा लॉजिक है वो इंट में भी और सारे इनपुट में भी वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। उससे जो भी वैल्यूज आएंगे उसको हम इंट में कन्वर्ट कर देंगे, और इंट के अंदर प्रेडिक्टेड प्राइस, और यहाँ पर ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे और ये कॉमा लगाएंगे। और ये जो हमने
यहाँ पर इसको लगाया है, उसको यहाँ से कट करेंगे, ये हमने गलत लगा दिया है, और इसको हम लगाएंगे इधर लास्ट में। बस अब सही है। अब जो है हमारा स्टिमुलेटर का सारा कोड जो है मैंने लिख लिया है। मैं एक बार आपको इस कोड को टैप करा देता हूँ, इफेक्ट चलता हूँ, ताकि अगर कहीं आपका छूट गया हो तो आप लोग इसको आसानी से लिख पाएँ। कि आप लोग देख सकते हैं, मैं धीरे धीरे स्वाइप अप यानी कि इसको और करता हूँ, और आप लोग इस कोड को देख लेना, पॉज करके आप लोग कोड को लिख लेना। मैं कुछ शॉर्ट अप कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा, बस यहाँ तक का कोड है। और इसी तरह मैं आपको इसका भी कोड पूरा फुल कोड दिखा देता हूँ आपको एक बार, कि हमारा मॉडल बन चुका है। हमसे आपको सिर्फ आपको कोड दिखा रहे हैं, आपको कोड देखना है, कहीं आपका छोटा हो तो आप लोग उसे ओवरराइट कर लें। कि आपका सारा कोड है, और जो इसका जो डेटा सेट है, इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसे कि आप लोग पता होगा, ये डेटा सेट आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेगा। इससे मैंने कई बार ढूंढा, इसको नहीं मिला, तो मुझे खुद ही क्रिएट करना पड़ा है इस डेटा सेट को। तो इसका डेटा सेट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो है मेरा पाइथन का और IPYM यानी जुपिटर का दोनों का फाइल जो है बनकर बिल्कुल रेडी है। हम चेक करते हैं मॉडल को, यहाँ पे चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं हमारा मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है। और एक एरर आ रहा है, सबसे पहले इस एरर को देखते हैं। वाई शुड बी वन डी एरे व्हाट एन एरे ऑफ सेफ इंस्टेड। ओके, इस एरर को हम समझ गए हैं, चलो इस एरर को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर पाइथन के फाइल चलते हैं, और यहाँ पर एरर है। तो जो एरर है ये मेरा आ रहा है इसकी वजह से। मैं आपको दिखाता हूँ ग्रैंड मॉडल पिच, और ये देख सकते हैं कहाँ भी एरर आ रहा था। जो मेरा एरर आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है। मैं यहाँ पर सेट किया था एली ब्रांड डॉट ट्रांसफॉर्म सिलेक्टेड ब्रांड, ये लाइन सही थी। इसके बाद मॉडल इंपोर्टेड के अंदर हमें फिर से वही ब्रांड को ही यूज़ कर लिया, जबकि हमें यहाँ पर यूज़ करना था, इसको यूज़ करना था, मॉडल को। और यहाँ पर हमें यूज़ करना था कंडीशन को, इस इंस्टेंस को यूज़ करना था। तो हमने यहाँ पर दोनों जगह पे ब्रांड ब्रांड ही यूज़ कर लिया है। तो मैं इसको यहाँ पर सही कर लेता हूँ। तो इस ब्रांड की जगह पे यहाँ पर मैं मॉडल कर देता हूँ, और इसकी जगह पर मैं यहाँ पर कंडीशन कर देता हूँ, कंडीशन। और अब चलते हैं अपने कोड पर और देखते हैं क्या सही हुआ या नहीं। प्रेस करते हैं, और ये सही हो गया। तो इसको, चलिए सही हो गया। मैं आपको दिखा रहा था कि कैसे हमारा मॉडल परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर शो हाइट का बटन है, इससे आप लोग को साइड बार शो होने लगेगा। और यहाँ पर आपको बता रहा है इंटर फोन डिटेल्स, आप अपने फ़ोन की डिटेल्स डालें, यानी कि आपका जो फ़ोन है जिसे आप बेचने वाले हैं, सेल करने वाले हैं, उस फ़ोन का आप पर अपना ब्रांड सिलेक्ट करें, सिलेक्ट ब्रांड। तो आप जिस फ़ोन को सेल करने वाले हैं वो फ़ोन है आपका रियलमी का, जैसा कि मेरा पास रियलमी का फ़ोन है। और सिलेक्टेड मॉडल, और यहाँ पर हमें मॉडल को सिलेक्ट करना होगा। तो रियलमी के सिर्फ टॉप 20 मॉडल्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि मेरे को यहाँ पर रियलमी 3i मेरा फ़ोन है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। और यहाँ पर पूछ रहा है रैम क्या है आपकी फ़ोन की, तो मैंने यहाँ पर रैम वो डाला, और स्टोरेज जो मेरी थी वो 64 थी। तो ये मेरा फ़ोन हो गया रियलमी, इसका मॉडल हो गया 3i, रैम 4, स्टोरेज 64। जो कंडीशन है उसकी वो गुड है, एवरेज है मान लेते हैं। और जो बैटरी हेल्थ है, वो बैटरी हेल्थ मेरे फ़ोन की थोड़ा ख़राब है, तो मैं इसको कर देता हूँ 60%। और जो फ़ोन का जो एज है, वो हमारे फ़ोन की एज है लगभग 5 साल पुराना फ़ोन है। और इस फ़ोन की रियल प्राइस थी जब हम फ़ोन को खरीदे थे, तो उस वक्त फ़ोन की प्राइस थी 12,000। अब हमें प्रेडिक्ट करना है कि उसके हिसाब से हमारे फ़ोन की प्राइस क्या लगने वाली है। जैसे मैं इस प्रेडिक्ट बटन पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर तो आ गया है एरर। द फीचर नेम शुड मैच दोस दैट वर पासिंग ड्यूरिंग फिट नेम्स, फिट फीचर नेम सीन एट फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर जो एरर आया है इसमें मुझको देखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से ढूंढना पड़ेगा। थोड़ा मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ और एरर को सॉल्व करता हूँ, फिर मैं आपको फिर मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो एरर आ रहा था वो आ रहा था इस कंडीशन की वजह से। हमने इन द फीचर नेम शुड मैच दोस दैट वर पास्ड ड्यूरिंग फिट, जो हमने फिट, जब मॉडल को फिट करते वक्त जो हमने फीचर्स नेम डाले थे, नेम सीन एट
फिट टाइम येट मिट नाउ मिसिंग। जो हमने फिट करते वक्त जो हमने फीचर्स नियम डाले थे वो मिस कर रहे हैं, उसमें से कंडीशन फीचर को, यानी कि जो फीचर था उसमें से कंडीशन फीचर जो है मिस कर रहा है। ट्रेनिंग में तो था लेकिन इसमें नहीं है, मतलब जो हमने स्टीमलेट पे बनाया है इसमें कंडीशन वाला कॉलम मिस कर रहा है। तो हमारा जो एरर आ रहा है वहाँ पर कंडीशन कॉलम मिस की वजह से आ रहा है। इनपुट डेटा के अंदर हमने ब्रांड, मॉडल, रैम, स्टोरेज, तो यहाँ पर एक कंडीशन कॉलम था, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर ब्रांड, मॉडल, रैम, स्टोरेज, और स्टोरेज के बाद और बैटरी हेल्थ से पहले एक कंडीशन कॉलम, तो उस कॉलम को मैंने यहाँ पर मिस कर दिया है, हमने यहाँ पर मैंने नहीं डाला। तो फटाफट उस काम को डाल लेता हूँ और जो भी एरर है वो हट जाएगी। तो चलिए मैं कंडीशन कॉलम को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कंडीशन और इसके बाद यहाँ पर ऐसे फॉलोइंग आता है और इसके अंदर आ लेते हैं कंडीशन इन कोटेड। अब ये काम करेगा, चलिए चलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं और फिर से देखते हैं। फिर आ गया एरर कंडीशन इन कोटेड, इनवैलिड सिंटैक्स, सिंटैक्स का एरर है, इसको तो आसान से सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं क्या एरर आ रहा है। यहाँ पर जो एरर आ रहा है वहाँ पर ये कॉमा नहीं दिया था, इसलिए एरर आ रहा था। और वापस चलते हैं और उसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं इस बार। तो चलिए यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। तो हमारा जो ब्रांड था वो था रियलमी का, और जो हमारा मॉडल था वो था 3i। यहाँ पर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर मिलेगा 3i, और जिसकी रैम थी वो थी 4, और जो स्टोरेज थी 64, कंडीशन गुड, और जो बैटरी हेल्थ थी उसकी लगभग 50 के आसपास, 50-60 के आसपास कर देते हैं। तो उनका जो ईयर है वो पुराना था, और फ़ोन की जो प्राइस थी वो 12,000। ये था हमारा फ़ोन जब हमने नया फ़ोन खरीदा था। तब हम इस प्रीडिक्ट बटन पर क्लिक करेंगे और चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू इस वक्त क्या लगेगी। अगर हम इसको बेचेंगे तो इसकी वैल्यू क्या लगेगी। मैं इस प्रीडिक्ट बटन पर क्लिक करता हूँ और ये फिर एरर आ गया है। तो यहाँ पर जो एरर आया है वो है फीचर नेम्स मस्ट बी इन द सेम ऑर्डर। यहाँ पर हमारे कुछ जो फीचर्स नेम का जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, चलिए मैं उसके ऑर्डर में कर लेता हूँ, फिर ये एरर सॉल्व हो जाएगा। मैं चलता हूँ VS कोड पे और इसका जो ऑर्डर है हम देखते हैं कहाँ पे गड़बड़ हुआ है, उसको सही करते हैं। तो जो हमारा एरर है वो यहीं पर एरर आ रहा है। एरर ये है कि जो हमारा कंडीशन था वो स्टोरेज के पास था, तो उसको मैं शिफ्ट आर्ट दबाता हूँ, उसको नीचे कर देता हूँ। अब ये एरर सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि हमारा जो एरर है वो सॉल्व हुआ है या नहीं। इसको रिफ्रेश करते हैं और फिर से वही काम करते हैं फटाफट। और रियलमी 3i, यहाँ पर 4, 64, और जो कंडीशन है ना चिकोनी 1, 64, कंडीशन है गुड, बैटरी हेल्थ है लगभग 60 के आसपास, फोन की जो एज है वो 5 years ओल्ड, तो उसमें प्राइस थी 12,000। अब हम इस प्रोडक्ट बटन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। जैसे मैंने प्रोडक्ट बटन पर क्लिक किया है तो जो हमारे फ़ोन की प्राइस लग रही है इस मशीन लर्निंग मॉडल के हिसाब से वो लग रही है 3,611 रुपीज़। ये हमारे फ़ोन की प्राइस लगने वाली है। मान लेते हैं हमारा फ़ोन सिर्फ जो है 5 साल पुराना नहीं, हमारा सिर्फ फ़ोन जो है सिर्फ 2 साल हुआ है जब से हमें लाए हैं फ़ोन को, तब से हमारा सिर्फ 2 साल पुराना फ़ोन है। तब देखते हैं इसकी प्राइस में कोई इंक्रीमेंट होती है या नहीं। तो अब बोल सकते हैं इसकी प्राइस में इंक्रीमेंट हुई है, मतलब कि अगर हमारा फ़ोन ज़्यादा पुराना था तो उसकी प्राइस ज़्यादा कम लग रही थी, अगर फ़ोन थोड़ा सा नया है तो उसकी प्राइस बढ़ रही। अगर हम इसकी जो बैटरी हेल्थ है उसको भी कर देते हैं कि ये लगभग 90% सही हो, तब देखते हैं कि इसकी प्राइस में कोई बढ़ाव होती है कि नहीं। तो फिर से आप लोग सकते हैं प्राइस में जो है इंक्रीमेंट हुआ है। अगर हम इसकी कंडीशन को भी न्यू कर देते हैं, लाइफ न्यू कर देते हैं, और इसकी बैटरी हेल्थ को भी 90%, फ़ोन को सिर्फ 1 साल पुराना रखते हैं, तब इसकी प्राइस रेट करते हैं, तब इसकी जो कीमत लगेगी वो लगेगी 8,706, जो कि बिल्कुल बढ़िया और बिल्कुल मस्त तरीके से हमारा ये मॉडल काम कर रहा है। अभी हमारा जो मॉडल है वो परफॉर्म बहुत बढ़िया से कर रहा है, लेकिन आप लोग कमेंट के साथ आप लोग ये बोल सकते हैं इसके अंदर ब्रांड तो लगभग सारे आ रहे हैं, जैसे कि रियलमी और इतनी सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, लेकिन जो हमारा मॉडल है वो हमारा मॉडल हमारे फ़ोन से मैच नहीं कर रहा है। अगर आप अपना पर्सनल फ़ोन प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो आपको मैच नहीं कर रहा है। बात ये है कि इसके अंदर जो हमने मॉडल्स लिखे हैं
और टॉप 20 मॉडल्स ही सिर्फ लें, क्योंकि ये डेटा सेट हमने खुद ही बनाया है। तो अगर पूरे मॉडल को लेते तो हमें बहुत समय लग जाता डेटा सेट को क्रिएट करने में, क्योंकि हमारे पास कितने ब्रांड थे, लगभग 9 ब्रांड है, लगभग 9 ब्रांड थे, और 9 ब्रांड से अगर हम मॉडल ढूंढना बैठ जाते गूगल पर तो हमें बहुत समय लग जाता। इसलिए हमने सिर्फ वहाँ से टॉप 20 मॉडल को ही पिकअप किया है। जैसे कि रियलमी के टॉप 20 मॉडल्स हमने सिर्फ सिलेक्ट किए हैं, एप्पल के सिर्फ हमने टॉप 20 मॉडल्स को ही पिकअप किया है, जो टॉप 20 मॉडल्स हैं जो कि काफ़ी बिकने वाले हैं, उनको हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया ताकि हमारा जो है समय बच जाए, और सिर्फ मुझे आपको दिखाना था। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं आप मुझे यहाँ पर और भी मॉडल्स को ऐड करें, तो उसको ऐड करने का जो तरीका है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसको मैं आपको इसका जो अगला वीडियो है उसको बना दूंगा कि, और इस डेटा सेट को भी दिखा दूंगा कि यहाँ पर मैंने मॉडल बनाया था, और वहाँ पर आपको बताऊंगा कि कैसे आप और भी मॉडल्स को ऐड कर सकते हैं। तो वैसे तो ये इतने ही मॉडल हमने ऐड किए हैं, अगर आप और ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट में बताना, मैं बताऊंगा कैसे होता है। और बाकी सब ठीक है। तो यहाँ पे जो काम कर रहा था मशीनरी मॉडल वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर कोई और फ़ोन सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी आईफोन का, एप्पल का, और उसका जो ब्रांड है मैं इसके सेलेक्ट करता हूँ आईफोन 12 128, और उसकी जो रैम है, रैम कैसे पड़ी रहने देते हैं, मुझे नहीं पता आईफोन कितनी रैम आती है, तो मैं 6 लगा लेता हूँ। और जो स्टोरेज होगी वो 128 होगी। कंडीशन इसकी है मान लेते हैं फेयर मान लेते हैं, और उसकी जो बैटरी हेल्थ है वो 74 के आसपास है। जो फ़ोन हमारा पुराना है वो हमारा 3 साल पुराना है, और जो इसकी प्राइस है, हमें आईफोन 12 128 की प्राइस नहीं पता है, लेकिन लगभग मैं प्राइस एस्टिमेट कर लेता हूँ 80,000 मान लेते हैं। तो ये हमने प्राइस मान ली है, तो उसको चेक करते हैं कि इसका जो सेकेंड हैंड प्राइस लगने वाला है वो कितना लगने वाला। तो मैं बस पेट्रोल पेट्रोल पर क्लिक करता हूँ, तो उसका जो सेकेंड हैंड प्राइस लगने वाला है वो लगने वाला है 26,000, 26,000 रुपये जो है इसका प्राइस लगने वाला है, ऑफिशियल प्राइस। तो ऐसे आप लोग मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं, ओप्पो रियलमी उसका प्राइस रेट कर सकते हैं। तो आप लोग देखते हैं मॉडल काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।